अस्सलामुअलैकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। नॉवेल इश्क तेरा, राइटर अबीरा हसन। वो तीनों मुराद हाउस से सीधा फ़हीम के पास हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां रूहान उसके ड्रिप में इंजेक्शन से कोई दवाई ऐड कर रहा था, जबकि फ़हीम चेहरे पर बेसार तासुरात लिए खामोशी से लेटा था। सारे घर वालों को रूहान और हादी ने वापस भेज दिया था और दोनों यहाँ मौजूद थे फ़हीम का ख्याल रखने के लिए। रूहान का हाउस जॉब कंप्लीट हो गया था और वो आजकल हादी के हॉस्पिटल में काम कर रहा था। रकीब ने आते ही बेजार से फ़हीम पर हमला कर दिया था। क्यों बे कमीने, तुझे बिस्तर पर भी चैन नहीं? क्यों कॉल कर रहा था मुझे? इतना ही मेरी याद में तड़प रहा था तो रूहान को गले लगा लेता। ये है तो सही तेरे सामने दीदार करने को, रकीब ने फ़हीम की गर्दन दबोचते हुए कहा, जो पहले बुरी तरह दुख रही थी। रकीब के ज़ोर से गर्दन पकड़ने पर फ़हीम ने झुल्लाकर एक ज़ोरदार लात उसके पेट में मारी। फ़हीम के साथ रूहान ने भी रकीब को आंखें दिखाई थी, जबकि हालिब और आदि उनकी नोक झोंक से बेनियाज सुकून से सामने पड़े सोफे पर ढह गए थे। रुकी, ये छिटोरी हरकतें यहाँ मत कर, यह हॉस्पिटल है, घर नहीं। और हुआ क्या है, क्यों भड़क रहा है? क्या किया है फ़हीम ने? रूहान ने फ़हीम के सवाल को ज़ुबान दे दी थी। मैं सनम से मिलने गया था, रकीब ने धीरे धीरे पूरा किस्सा फ़हीम और रूहान को बता दिया। रूहान के दिल में ये सब सुनते हुए दर्द की तेज टीसें उठ रही थी, मगर वो दिल का दर्द नज़रअंदाज करता करब से मुस्कुरा दिया। वो लड़की जिससे वो अचानक ही मिला, जो उसके दिल को पहली ही नज़र में तस्खीर कर गई, वही लड़की उसके भाई की मोहब्बत थी। बहुत जल्द अपनी आंखों के सामने वो अपनी ही मोहब्बत को अपने भाई की दुल्हन के रूप में देखने वाला था। आजकल घर में हर वक्त रकीब की शादी का जिक्र चलता रहता, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में रहने को तरजीह देता। और अब रकीब उसके सामने अपनी मुलाकात का किस्सा सुना रहा था, जो रूहान के ज़ब्त का शदीद तरीन इम्तिहान साबित हो रहा था, मगर वह खामोशी से बज़ाहिर मुस्कुराते हुए सब सुनने पर मजबूर था कि अब ज़िंदगी यूं ही गुजरनी थी। आखिर कब तक वो अपने सामने की इस हकीकत को जुटला सकता था? अब ज़िंदगी भर उससे ऐसे ही बर्दाश्त करते रहना था, और वैसे भी अब फरार का कोई फ़ायदा नहीं था। जबकि फ़हीम के चेहरे के तासुरात भी निहायत दर्द भरे थे। उसे हज़म ही नहीं हो रहा था कि तीनों कमीने उसके बिना ही अपनी होने वाली बीवियों से मिल आए थे। सत्यानाश हो तुम तीनों का कमीनों, अकेले चले गए मुझे लिए बिना। कम से कम मेरे ठीक होने का ही वेट कर लेते, या मुझे भी ले चलते आयशा से मिलने के लिए। मैं उसको अपने ज़ख्म ही दिखा देता तो थोड़ा तो अफसोस होता उसे अपने होने वाले मिजाजी खुदा पर हमला करवाने का। फ़हीम का चेहरा लटक गया था। हाँ, अफसोस तो है उसे, बहुत अफसोस है। अब की बार हालिब बोल उठा, जिस पर फ़हीम का लटका हुआ चेहरा फिर से खिल उठा था। उसे अफसोस है कि मगर तुझ पर हमले का नहीं, बल्कि इस बात का कि तू बच कैसे गया। मुंह भर भर कर कोसने दिए हैं उसने तुझे। छोटी जलपरी ने कहा था उसे कि फ़हीम की अयादत को चली जाओ, मगर तेरा नाम सुनकर ही भड़क गई। वो कहने लगी उसका एक्सीडेंट हो या वो ऊपर चला जाए, माय फुट, मरता है तो मरे मेरी बला से। उसे तो इस बात का भी गम बहुत है कि तुझे देखने सोहेब अंकल और जैद अंकल क्यों चलाए। इसी बात का गम गलत करने वो अपनी बहनों के रोकने के बावजूद घर से चली गई थी। हमने तो भाई तेरे ऊपर वही बैठे बैठे कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ही मालिक है तेरे मुस्तकबिल का। आदि ने फ़हीम को तफसील से सब बताया था, जिसे सुनकर वो वाकई सदमे हुआ था। उसे उसकी रोनी सूरत देखकर उन चारों को बहुत जोर की हंसी आई, मगर जब्त कर गए। रूहान भी फ़हीम के पास पड़े स्टूल पर बैठा हमदर्दी से उसे देख रहा था। आयशा बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ, मुझे सदमा हुआ है बहुत। फ़हीम ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया था। अभी से हौसला हार गए क्या? हिम्मत कर मेरे चांद, अभी तो उसने कुछ भी नहीं किया है, आगे वो इससे ज़्यादा करने के इरादे रखती है। मुझे लगता है तुझे अशफाक अंकल के कुत्ते की बद्दुआ लग गई है। बहुत मिर्चें खिलाई थी तूने उसे, इसलिए अब तेरी ज़िंदगी भी उसी कुत्ते जैसी होने जा रही है। बस फ़र्क इतना है कि पहले तू कुत्ते को मिर्चें खिलाता था, अब आयशा तुझे मिर्चें खिलाएगी। रकीब ने गहरी सांस भरकर अफसोस जाहिर किया था, जिस पर फ़हीम ने भुन्नाकर उसे मारने के लिए अपने पीछे रखा तकिया ज़ोर से उसकी तरफ उछाला, जिसे मुस्कुराकर रकीब ने कैच कर लिया। ज़्यादा दिमाग ख़राब मत कर मेरा, एक तो पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जा रहा है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए मैंने उसके भेजे उन चूहों से मुफ्त में मार खा ली कि किसी तरह
तो ये अदले का बदला सिलसिला ख़त्म हो। यार मैं थक गया हूँ उसकी नफ़रत सहते सहते। बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, मगर अब तक इंसानों वाली ज़ुबान में उससे कह पाया हूँ ना उससे अपनी मोहब्बत मनवा सका हूँ। हर बार उसकी ज़िद और मेरे गुस्सा दोनों हमारी मोहब्बत के बीच आ जाते हैं। जानता है, जब उसके भेजे हुए उन गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो उसकी आंखें मुझ पर वार होते देखकर खुशी से चमकने लगी थी, और उसको खुश देखकर मैंने उसे अपने बचाव की कोई कोशिश ही नहीं की। सिर्फ ये सोचकर कि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है आज उसका ज़ाला हो जाएगा। शायद मुझे चोट पहुंचते देखकर ही वो सुकून पाले, मगर वो अब भी मुझसे उतनी ही नफरत करती है। फ़हीम की आवाज़ में छुपी शिकस्तगी वो सब अच्छी तरह महसूस कर रहे थे। लेकिन फ़हीम, ये भी तो सोच के तूने आज तक कब से उससे इंसानों की तरह ढंग से बात की है। शुरुआत में आयशा बिल्कुल ठीक थी, कितनी इज्जत देती थी तुझे, कितनी अच्छी तरह बात करती थी, मगर जिस दिन हम यहाँ वापस आ रहे थे उस दिन होटल में शुरुआत तूने की थी। मैं मानता हूँ कि उसकी ड्रेसिंग सही नहीं थी, हमें भी बुरा लगा था उसे देखकर, मगर ये बात अकड़ या गुस्से से समझाने की बजाय तुझे प्यार से बताना चाहिए थी उसे। यहाँ तक कि तूने बिना किसी हक के उस पर हाथ बिठाया। फिर जनाब हालिब साहब के कारनामे से वो और भड़क गई, और यहाँ पाकिस्तान आने के बाद भी तूने उससे कोई माजूरत नहीं की। उल्टा जिन जिन बातों से वो चिढ़ती है तूने जानबूझकर वही बातें की। उसके साथ कितना रोका था मैंने शादी में तुझे, मगर तूने उसका हाथ पकड़ लिया। इतने लोगों के बीच ये सोचे बिना कि वहाँ सारे उसके रिश्तेदार जमा थे, कोई देख लेता तो तुझे नहीं उससे गलत समझा जाता, मगर तू फजूल की जिद लगाए हुए था कि हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो उसने भी बिना किसी तकल्लुफ़ के सबके सामने चढ़ दिया थप्पड़। फिर इसमें बुरा मानने की क्या बात थी? और फिर अपनी गलती मानने की बजाय तूने उसे किडनैप करके अपने लिए उसकी नफ़रत को मज़ीद बढ़ा लिया। और यह तो उसकी अच्छाई है कि अब तक उसने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई, वरना रिश्ते की बजाय जूते पड़ते तुझे। ज़ोहेब अंकल से साथ में फूफा जान भी शामिल हो जाते। रकीन ने फ़हीम को सच का आईना दिखाया था, जिसे देखकर उसके लबों पर चुप की महर लग गई। अच्छा देख, अब 1 हफ्ते बाद शादी तो हो ही रही है, तब तक तू बिल्कुल खामोशी से ये वक्त काट ले। इस दौरान ना कुछ करना और ना ही आयशा से बात करने की कोशिश करना, वरना तेरी एक भी ऐसी वैसी हरकत आयशा के साथ साथ फूफा जान को भी फिर से भड़का देगी। बस शादी हो जाए खैरियत से, उसके बाद तो सुकून से आयशा को सब समझा देना। आई एम श्योर तू दिल से माफ़ी मांगेगा ना तो वो सब भूल कर तुझे माफ़ कर देगी। अब बता क्यों कॉल करा था तू? तेरी कॉल्स पर सनम सोते सोते उठ गई। हालांकि मैं उसके रूम में उसे बेराम की वीडियो दिखाने गया था, मगर उसको सोता देखकर उसकी नींद खराब होने के डर से मैं बिल्कुल खामोशी से एक तरफ बैठकर उसे महवियत से देख रहा था, सोते हुए बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। मगर तेरे लगातार बजते फ़ोन ने उसकी नींद तोड़ कर रख दी। अगर बंदा एक बार कॉल काट देता है तो समझ जाना चाहिए कि कोई ज़रूरी काम कर रहा होगा, मगर नहीं, तूने तो शायद कसम खाई थी कि इसी वक्त मुझसे बात करके रहेगा। अब बोल, क्या होंकों की तरह मेरी सूरत देखे जा रहा है? यकीन से उसका उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं गया, इसलिए उसे समझाने के साथ साथ हल्के फुल्के लहजे में टपटते हुए बोला, जबकि उसकी सनम के मुतालिक बात सुनकर रूहान अपनी गर्दन झुका गया था। अबे मैंने तुझे कॉल नहीं की, मेरे पास तो मेरा फ़ोन ही नहीं है। वो तो शायद वहीं पार्क में गिर गया था या आयशा के उन कमीने गुंडों ने निकाल लिया होगा। फ़हीम ने मुंह बनाते हुए रकीम को बताया था, जो उसकी बात पर ठिठक कर उसका चेहरा देखते हुए कुछ सोचने लगा। मैंने शाम को जब तुझे कॉल किया था तो किसी बंदे ने फ़ोन उठाकर मुझे बताया था कि तू उन्हें ज़ख्मी हालत में सड़क पर मिला है और वो तुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे। और जहाँ तक मुझे याद है, बात करने के दौरान दूसरी तरफ से गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, यानी वो तुझे हॉस्पिटल ले जाते हुए मुझसे बात कर रहे थे। तो तेरा फ़ोन उन्हीं लोगों के पास है, तो क्या ये वही लोग थे जिन्होंने तुझे पीटा था? रकीम ने फ़हीम से पूछा था। हाँ, ये वही कमीने होंगे, क्योंकि मुझे मारने के बाद आयशा ने ही उनसे कहा था कि मुझे किसी हॉस्पिटल के आगे फेंक दे, और फिर उन्होंने मुझे पकड़कर एक गाड़ी में डाला। इसके साथ ही सर में इतना तेज़ दर्द उठा था कि आगे मुझे याद ही नहीं कि कब मैं बेहोश हुआ और कब यहाँ तक आया। फ़हीम ने रकीम को पूरी बात बताई, जिस पर हाली बादी और रूहान और रकीम चौंक गए थे। अच्छा ये बता कि तेरे फ़ोन में लॉक वगैरह है कि कोई? रकीम ने पूछा। नहीं, स्लाइडिंग लॉक है, सिंपल सा, बस स्लाइड को बाईं तरफ स्वाइप करो तो अनलॉक हो जाता है। मेरे फ़ोन में घर में सिवाय बच्चों के कोई और घुसता नहीं, तो लॉक क्या लगाऊंगा, और ना ही ऐसा कोई ख़ास मौत होता है जिसको देखकर जूते पड़ने के डर से लॉक लगाऊं। और फिर फबिया फाज भी हर वक्त मेरा फ़ोन लिए रहते हैं, तो मैं उसको लॉक नहीं करता। फ़हीम ने रकीम को बताया, जिसने उसकी बात सुनकर सर हिलाया था।
हाँ, यानी उन चूहों ने खुद अपनी मौत का आवाज़ दी। उन्होंने तेरे फ़ोन से मुझे कॉल की है, इसीलिए कि लास्ट कॉल मेरी ही गई थी तेरे नंबर पर। अब पता ये लगाना है कि मुझे क्यों कॉल कर रहे थे, और साथ ही ज़रा तेरी खिदमत का बदला हम भी उनकी खातिरदारी करके ले लेंगे। क्यों आधे हाले पता लगाए फिर कि आयशा के गुंडे हमें क्यों याद कर रहे हैं। रकीब ने सामने सोफे पर पैर पसार कर लेटे हालिब और रूहान के पास आकर खड़े हुए आदि से पूछा, जिस पर आदि ने गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी दी थी, जबकि हालिब ने महज दोनों हाथों के अंगूठे दिखाते हुए उसे डन कह दिया था। लेकिन ध्यान से रखी, जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि 1 हफ्ते बाद शादी है तुम्हारी। सो बी केयरफुल, ओके। रूहान ने भी समझाना अपना फ़र्ज समझा था, जिस पर हकीम और आदि ने इस बात में सर हिलाया, जबकि हालिब आंखें मूंदे अपनी सफ़ीन के ख्यालों में खोया हुआ था। आदि आयस को ऑफिस ले आया। पूरा रास्ता आयस शरारती और मस्तियाँ करता आया था। वो खुशी से चहकता आदि का ढेरों खून बढ़ा रहा था, जो अपने बेटे को खुश देखकर खुद भी खुशी से सरशार बार बार उसको चूम रहा था। ऑफिस के अंदर पहुंचते पूरा स्टाफ हैरत से आंखें फाड़े अपने हैंडसम डैशिंग से बॉस को देख रहा था, जो नक्शक से तैयार एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाए अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। सर, अपनी गोद में ये किस क्यूट से बच्चे को लेकर जा रही है, तो बिल्कुल सर जैसा लग रहा है। उनका बेटा है क्या? मगर सर का तो अपनी वाइफ से शायद सेपरेशन हो गया था। फिर ये बच्चा कौन है? उसके पूरे ऑफिस में यही चमगैयाँ हो रही थी, जबकि वो हर चीज़ से बेनियाज आयस को लिए अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। अपने रूम के बाहर ही उसने अपनी सेक्रेटरी के रूम को नॉक किया और अपने रूम में चला गया। उसकी मखसूस दस्तक उसकी पर्सनल सेक्रेटरी राइमा मुश्तबा पहचानती थी। ये वही लड़की थी जिसको भरोसा की मुमालसलत की बिना पर आदि ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया था। ये लड़की अभी ग्रेजुएट भी नहीं थी, हाँ, मगर ज़रूरतमंद ज़रूर थी, क्योंकि जब वो आफंदी इंडस्ट्रीज नौकरी के लिए आई थी, उस वक्त उसकी माँ को पैरालाइज का अटैक हुआ था। घर को उसकी माँ अकेले ही चलाती थी, क्योंकि उसके वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। ऐसे इमरामा के लिए जॉब करना नागुज़ेर हो गया था। उससे छोटी बस एक बहन थी जो अभी स्कूल में पढ़ती थी। भाई कोई था नहीं, इसलिए जो भी करना था उसे ही करना था। मुख्तलिफ कंपनियों में इंटरव्यू देते और रिजेक्शन की मार सहते सहते वो तकरीबन मायूस ही हो गई कि एक दिन अखबार में पर्सनल सेक्रेटरी का इश्तेहार देखकर वो डरते डरते यहाँ चली आई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये जॉब उसे मिलेगी, मगर आफंदी इंडस्ट्रीज़ की ऑफ़र की गई सैलरी इतनी शानदार थी कि वो अपनी किस्मत आजमाने यहाँ वक्त से पहले ही चली आई थी। उसे याद था वो कंपनी में जॉब के लिए आने वाली पहली उम्मीदवार थी, इसीलिए सबसे पहले इंटरव्यू के लिए उसे ही बुलाया गया। मगर सामने अपने इंटरव्यू पैनल के साथ बैठे उस शहजादों जैसी आन बान वाले हैंडसम बावकार शख्स को देखकर वो अपनी जगह फ्रीज ही हो गई, जिसने एक नज़र उसकी तरफ देखकर अपनी नज़र झुका ली थी। मगर रायमा के लिए वो एक नज़र भी जानलेवा थी। उसके बाद वो बमुश्किल खुद को कंपोज करती अंदर आई थी और इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के जवाब एतमाद से दे रही थी। इंटरव्यू ख़त्म भी हो गया, मगर वो उस शख्स ने ना कोई सवाल उससे पूछा, ना दोबारा नज़र उठाकर उसे देखा, जबकि इंटरव्यू उसी की पर्सनल सेक्रेटरी के लिए हो रहा था। वो बर्जितिल के साथ बाहर आ गई थी और ना चाहते भी घर के लिए रवाना हो गई। मगर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसी शाम उसे आफंदी इंडस्ट्रीज से कॉल आ गई कि उसे अपॉइंट कर लिया गया है और अगले दिन से उसे ज्वाइन भी करना है। वो खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे अपने जॉब मिलने से ज़्यादा उस शख्स को रोज़ाना देखने की खुशी ने सरशार कर दिया, जो पहली ही नज़र में उसके दिल में उतर गया। और अब तो रायमा को यहाँ जॉब करते हुए 1.5 साल हो गया, मगर आदिल सर ने आज तक ज़रूरत से ज़्यादा उससे बात तक ना की, कभी उसे नज़र उठाकर देखा नहीं। वो जब भी उससे मुखातिब होता उसे देखने से गुरेज ही करता था, और यही बात रायमा के दिल में उसकी कदर को बढ़ा गई थी। हालांकि ऑफिस ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर ही उसे पता चल गया कि सर शादीशुदा है और अपनी वाइफ से अलग रहते हैं, मगर उसने सर को लेकर कभी कोई ख्वाब नहीं देखे थे। वो अपने आदिल सर के बीच मौजूद फ़र्क को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए इस खबर ने उसे ज़्यादा शौक नहीं किया था। उसे तो बस निहायत हैंडसम, नरम खू और संजीदा से आदिल सर पसंद थे, जो उसका आइडियल थे, जिन्हें देखकर हमेशा वो सोचती थी कि मर्द को इसी तरह बारौब और बावकार होना चाहिए। अपनी सीट पर बैठी न जाने कब तक यही सब सोचती रहती कि फ़ोन की बजती तेज़ बेल ने उसे ख्यालों की दुनिया से खींचकर बाहर निकाला था। ओह, सर ने बुलाया था, मैं भूल गई। उसने सर पर हाथ मारते हुए जल्दी से आगे बढ़कर फ़ोन उठाया था। हेलो, वह शाइस्तगी से बोली थी। मिस रायमा, मैंने गेट नॉक किया था, लगता है आपका आवाज़ नहीं आई। एनीवे प्लीज़ मेरे रूम में आए। आदि की शाइस्ता आवाज़ सुनकर वो ज़ुबान दांतों तले दबाकर मुस्कुराई थी। ओके सर। फ़ोन रखकर रायमा तेज़ी से उठी और आदि के रूम में चली आई, जो अपनी सीट पर मौजूद नहीं था।
उसने गर्दन घुमाकर दाएं तरफ देखा जहां मौजूद सोफे पर एक छोटे से बच्चे के साथ बैठा था। उसके और बच्चे के बीच में सोफे पर कुछ सॉफ्ट टॉयज पड़े हुए थे जो आरफा ने उसकी फीडर डायपर वगैरह के साथ बैग में रख दिए थे। रायमा सर के साथ उस छोटे से बच्चे को देखकर हैरान रह गई। सर, ये बेबी कौन है? रायमा की हैरान सी आवाज़ पर आदि ने मुड़कर से देखा। मिस रायमा, ये मेरा बेटा है। आदि ने आयस की गोद में छोटा सा येलो कलर का मखमली डक फेंका था जो आयस ने दोबारा से बाप के मुंह पर खींच मारा, जबकि रायमा इस बार बिल्कुल गुम रह गई। तो क्या सर की बीवी वापस आ गई? रायमा हैरत से सोचती धीरे धीरे आदि के सामने जा खड़ी हुई और आयस को गौर से देखने लगी। और इस बात को हैरत का दूसरा झटका लगा। वो बच्चा बिल्कुल आदिल सर की दूसरी कॉपी था, यानी सर सच कह रहे हैं। रायमा सोचते आयस को बाप के साथ अटखेलियाँ करते देखने लगी थी। मिस रायमा, डैड ऑफिस आ गए हैं क्या? आदि ने आयस को दोबारा गोद में ले लिया। जी सर, आ गए हैं। रायमा ने आयस पर नज़र जमाए हुए जवाब दिया। ओके, तो आप एक काम करें, मेरे बेटे से ज़रा दोस्ती वगैरह करें और उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाएं। मिस हानिया और वर्दा वगैरह को भी अपने साथ शामिल कर लीजिएगा। मैं डैड के पास जा रहा हूँ। जब आपको कॉल करूँ आप आयस को लेकर डैड के रूम में आ जाइएगा। आदि ने आयस को रायमा की गोद में दिया और साथ ही उसके टॉयज भी समेट कर बैग में डाले और बैग रायमा को थमा दिया। आयस दोबारा से आदि के पास आने की जिद करने लगा, मगर रायमा उसे बहलाती हुई जल्दी से रूम से निकल गई और आदि डैड के रूम में चला गया। अस्सलाम वालेकुम डैड। वो गिलास डोर खोलता उनके ऑफिस में दाखिल हुआ। सामने ही सेंट्रल चेयर पर शहरियार साहब बैठे किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। बेटे को देखकर उन्होंने फ़ोन वापस रख दिया और आदि की तरफ मुतवज्जो हो गए, जो उन्हें सलाम करता उनके सामने पड़ी चेयर पर बैठने लगा था। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, कहाँ गायब हो आजकल? और अब ये नौबत आ गई कि तुम बाप का फ़ोन भी नहीं उठाते हो और मुझे नौकरों से तुम्हारी खैरियत पूछनी पड़ती है कि ये वक्त देखना भी बाकी रह गया था। आदि, शहरियार साहब दोनों हाथ टेबल पर जमाकर उसकी तरफ झुकते हुए संजीदगी से बोले, जिस पर आदि ने गहरी सांस भरते हुए मुस्कुरा दिया। उसने नजमा, शाहिद और घर के बाकी नौकरों से भी कह रखा था कि शहरियार साहब की कॉल आए तो उन्हें मेहरूसा और आयस के बारे में ना बताए, क्योंकि आदि सब कुछ खुद उन्हें बताना चाहता था। तो इसीलिए मेरे डैड मुझसे नाराज़ है कि उन्हें मेरी याद आ रही थी। आदि ने शरारत से बाप को देखा था जो खफगी से उसे देख रहे थे। आदि, तुम मुझे बहुत परेशान करने लगे हो। तुम्हारी तरफ से पता है मैं कितना टेंस रहता हूँ। तुम्हारी माँ भी अब तक नहीं आई है, न जाने क्या कर रही है वहाँ, और तुम अब मुझसे बातें भी छुपाने लगे हो। शहरियार साहब ने खफगी से उसे देखा। उनकी बातें छुपाने वाली बात पर आदि ठिठक गया। मैंने आपसे क्या छुपाया डैड? आदि ने सर झुकाते हुए उनसे पूछा और यही शहरियार साहब चौंक गए। आदि ने उनसे नजरें नहीं मिलाई थी। यानी रिजवान ठीक कह रहा था। मेहरूसा वापस आ गई और तुम 2 दिन से उसी के साथ थे। आई एम राइट? शहरियार साहब अपनी चेयर से उठकर उसके पास आ गए, जबकि आदि ने रिजवान का नाम सुनकर हैरत से बाप को देखा, लेकिन उनकी सवालिया नज़रें अपने चेहरे पर मरकूज देखकर उसने उस बात में सर हिलाया जिस पर शहरियार साहब को शदीद गुस्सा आया। कितनी दीदा दिलेरी से वो ये सब कबूल कर रहा था, लेकिन क्यों आई है वापस? और तुमने माफ़ भी कर दिया उसे। वाह आदि, मजाक समझ रखा है उसने तुम्हारी ज़िंदगी को, इस रिश्ते को। 2 दिन पहले रिजवान मुझे मेरे ऑफिस के बाहर मिला था और उसने बताया था कि मेहरूसा वापस आ गई। उसने तुम्हारी गाड़ी में उसे तुम्हारे साथ सिग्नल पर देखा है, मगर मैंने उस पर यकीन नहीं किया था। मगर परसों रात से लेकर कल रात की तुम्हारी गैर मौजूदगी ने रिजवान की बात की तस्दीक कर दी है, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम उस लड़की से एक बार भी फिर हार गए। आदिल आफंदी, शहरियार साहब गुस्से से आदि के सीने पर शहादत की उंगली जमा कर बोले, जिस पर वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ डैड, मैं हार गया उससे, बल्कि मैं तो उससे शुरू से हारता आया हूँ। आपको इस बात का चाहे कितना ही गम क्यों ना हो, मगर मुझे इस हार से उससे हार कर बहुत खुशी होती है। और हाँ, वो वापस आ गई है, मगर उसके वापस आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आदि ने सामने रखा फ़ोन उठाकर रायमा को कॉल किया। जी मिस रायमा, अंदर आ जाए। आदि ने रायमा से बात करके फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया, जबकि शहरियार साहब ना समझी से उसे देखने लगे। तभी रायमा आयस को गोद में लिए अंदर चली आई, जो उसकी गोद में बुरी तरह रो रहा था। पापा पापा। जैसे ही आयस की नज़र बाप पर पड़ी, वो रोता हुआ हाथ आगे की तरफ किए आदि के पास चला आया। आदि ने आगे बढ़कर उसे गोद में लिया, जबकि शहरियार आफंदी फटी फटी आंखों से आयस को देख रहे थे, जो कि हूबहू आदि का दूसरा रूप था। आदि की गोद में उसके गले से चिपके आयस को देखकर उन्हें आदि का बचपन याद आ गया। वो बच्चा बिल्कुल आदि की कार्बन कॉपी था। सामने का मंजर देखकर वो शशतर रह गए। ऐसा लग रहा था कि वक्त उन्हें खींचकर 26 साल पीछे ले गया हो और आयस नन्हे आदि की सूरत उनके सामने मौजूद हो। ये है मेहरूसा के वापस आने की वजह डैड। मेरा बेटा और आपका पोता आयस आफंदी।
आदि की आवाज़ पर जैसे पूरे ऑफिस की छत शहरियार साहब के ऊपर आ गिरी थी और वो हैरत से मुजस्समे की तरह साकित खड़े रह गए थे। ये क्या कह रहे हो तुम आदि? ये तुम्हारा बेटा? शहरियार साहब ने हैरत से आयस के चेहरे को उंगलियों से छुआ था। लफ्ज़ टूट टूट कर उनके लबों से अदा हो रहे थे। आदि उनकी हैरत पर धीरे से मुस्कुरा दिया। जी डैड, ये मेरा बेटा है। मेहरूसा जब यहाँ से गई थी तो प्रेग्नेंट थी और अब आयस भी साल भर से ज़्यादा का हो गया है। आदि ने आयस को देखते हुए खोए खोए लहजे में कहा था। उसने आयस को अपना फ़ोन दे दिया था। वो अब उसमें मगन हो गया था, जबकि शहरियार साहब बेटे की गोद में मौजूद पोते को अब भी देख रहे थे। उनके लफ्ज़ गूंगे हो गए थे। एतराज़ या नागवारी का कोई एहसास पास नहीं फटका था, क्योंकि हकीकत मुजस्सम उस बच्चे के रूप में उनके सामने थी। उनके बेटे का बेटा जो बिल्कुल अपने बाप की सूरत लिए उनके सामने मौजूद था। आदि 1 साल की उम्र में बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। उन्होंने ट्रांस किसी कैफियत में हाथ बढ़ाकर आयस को आदि की गोद से ले लिया और उसके चेहरे, गर्दन, सर, आंखों, नाक वगैरह को छू छू कर देखने लगे थे। ओह मेरे खुदा आदि, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तस्वीर है। ये एकदम तुम जैसा है। ये तो बिल्कुल जावियार और हालिब वाला मामला हुआ है, एकदम सेम टू सेम। ये मेरा पोता है, तुम्हारा बेटा। शहरियार आफंदी नम आँखों के साथ जोर से हंस दिए थे और आयस के गाल को चूमकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उनके दिल में ठंडक सी उतरती चली गई। ये उनके खून की खुशबू थी। उनका दिल गवाही दे रहा था कि ये बच्चा उनका खून था। उसके पास से आती वो मानूस सी खुशबू उनकी थी। उन्होंने फरते जज्बात से आयस की पेशानी चूम ली, जो टुकुर टुकुर उनकी सूरत देख रहा था। उसके इस तरह देखने पर शहरियार साहब मुस्कुरा दिए। ऐसे क्या देख रहे हो शहजादे? दादा हूँ तुम्हारा, तुम्हारे बाप का बाप। लाओ अपना हाथ इधर। शहरियार साहब ने आयस के हाथ पर हल्के से हाई फाई किया था। आयस ने एक हाथ से बाप का फ़ोन पकड़ा हुआ था। अब वो दादा को मुस्कुराते देखकर बाप की तरह उनकी गोद में भी खुशी से उछलने लगा। शहरियार साहब ने दोबारा उसके सर पर प्यार किया था, तभी एक अनजाना आंसू अचानक टूटकर उनकी आंख से गिरा था और वह आयस को अपने सीने से लगाकर बेटे को देखने लगे थे, जो उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। या अल्लाह तेरा शुक्र। उन्होंने छत की तरफ देखते हुए इस पाक ज़ात का शुक्र अदा किया था जिसने उन्हें ये खुशी देखनी नसीब की थी। कल तक वो बेटे की तन्हा ज़िंदगी को देखकर चुपके चुपके रोते थे और आज अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ लौटा दी थी। आदि, मुझे बताओ ये बेटा सब क्या है? ये सब मेहरूसा कहाँ थी 2 सालों से, और उसने आयस के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो आयस को लिए अपनी चेयर पर वापस बैठ गए और उसे अपने सामने पड़ी टेबल पर बिठा लिया, जबकि आदि भी दोबारा से उनके सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया था। डैड, हकीकत इतनी तुल्ख और जानलेवा है कि उसके बारे में इस वक्त बात ही ना ही की जाए तो बेहतर है। मैं आपको सब बताऊंगा डैड, मगर इस वक्त नहीं, क्योंकि मुझे अभी मेहरूसा के असल मुजरिमों को पकड़ना है, जिनकी वजह से मुझे और मेरी बीवी बच्चे को बहुत दुख उठाने पड़े हैं। बहुत जल्द मेरे हाथ उनके गिरेबानों तक होंगे। उनसे एक एक लम्हे का हिसाब लूँगा। एक एक सितम जो उन्होंने मेरी मेहरूसा पर तोड़ा है, उसका कर्ज उन्हें चुकाना पड़ेगा। अपने दर्द को अगर मैं भूल भी जाऊँ तो अपनी बीवी और बच्चे के हिस्से में आई अजियतें नहीं भूल सकता। इसीलिए बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मैं उन्हें दुनिया के सामने बेनकाब कर सकूँ, अपनी बीवी के दामन पर लगाए बदकिरदार का दाग मिटा सकूँ। वो वक्त दूर नहीं डैड, जब बहुत करीब है। और हाँ, मुझे उस सब में आपके साथ और ताउन की ज़रूरत होगी। आदि ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा, जो हैरत से उसकी शक्ल देख रहे थे। मगर आदि, बात क्या है? किस जुल्म की बात कर रहे हो? कौन मुजरिम? क्या हुआ है मेहरूसा के साथ? मुझे बताओ तो सही बेटा। मेहरूसा थी कहाँ इतने वक्त से? शहरियार साहब उसकी बातों पर उलझ कर रह गए थे। डैड, मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, मगर अभी नहीं, कुछ वक्त बाद। और रही मेहरूसा की बात, तो मेहरूसा उन 2 सालों से मुल्तान में थी, अपनी फुप्पी के पास, जो पहले अपनी बेटे के साथ मुराद हाउस में ही रहती थी। मगर हमारी शादी से पहले ही वो अपने मरहूम शौहर के घर चली गई थी। और मेहरूसा अपनी मर्ज़ी से मुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसे मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। उसे मुझसे अलग करके बहुत दुख दिए गए हैं डैड। सितम तोड़ने की हद कर डाली उस पर। क्या आप जानते हैं डैड, अपाहिज हो चुकी है मेरी एंजल। आदि करब से आंखें बंद करता हुआ बोला, जबकि शहरियार साहब उसकी आखिरी बात पर सदमे से उसे देखने लगे थे, जो शहादत की उंगली और अंगूठे से अपने दोनों आंखें मसल रहा था। शहरियार साहब ने टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना तसल्ली भरा हाथ रखा।
फिर आदि ने उन्हें अपने मुल्तान जाने, आयस से मिलने और उसके पीछे जाने का किस्सा, फिर उसकी किडनैपिंग, महरूसा की आदि पर शक की बिना पर लाहौर आमद, उससे शोरूम आकर मिलना और शहरियार साहब के बर्थडे वाले दिन की मुल्तान रवानगी, आयस को ढूंढना, मुदस्सिर और इफ्तिखार के मज़मूम इरादे और आयस के साथ उसकी तबीयत ख़राबी की हालत में लाहौर वापसी से लेकर महरूसा की अपनी बहनों से इत्तेफाकिया हॉस्पिटल में मुलाकात तक की सारी सूरत हाल शहरियार साहब को बताता गया। सब कुछ सुनकर शहरियार साहब को जैसे सख्ता हो गया। इस दौरान आयस उनके टेबल कितनी हद तक दरहम बरहम कर चुका था ये भी उन्होंने नहीं देखा था। वो तो बस महरूसा अपने नन्हे पोते पर टूटी क़यामत के बारे में सुन रहे थे। मेरे बच्चे को इसलिए किडनैप किया गया डैड क्योंकि उसके सर पर बाप का साया नहीं था। मेरे आयस को किसी मुफ्त के सामान की तरह ख़रीदा और बेचा गया क्योंकि उसकी मासूर माँ बिल्कुल बेयार व मददगार अकेली अपने बच्चे को पाल रही थी। ना तो उसके सर पर शोहर का साया था, ना ही उसके पास कोई मजबूत बैकग्राउंड था जिसके सहारे वो इन जालिमों की गिरबान पकड़कर उनसे अपने बच्चे को तलब नहीं कर सकती थी। आप जानते हैं डैड, उन्होंने मेरे बच्चे को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। और किस वजह से? कि मैं उसके पास नहीं था। अगर एंजल वक्त पर मेरे पास ना आती और मैं वक्त रहते ऐस को ढूंढ ना निकालता तो वो लोग मेरे बच्चे को। बोलते हुए आबादी की आवाज़ लरसने लगी थी। शहरियार साहब जल्दी से उठकर उसके पास पहुंचे और उसे अपने गले से लगा लिया, साथ ही उसकी पीठ थपकने लगे। बस आदि, कंट्रोल योरसेल्फ। देखो आयस परेशान हो रहा है, बस करो वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब होने लगेगी। शहरियार साहब अपने गले लगकर रोते आदि की पीठ थपथपाई जो उनका मेहरबान सहारा पाते ही फिर से बिखरने लगा था। आयस दोनों बाप बेटों को देखते हुए पेन होल्डर से पेन निकाल कर अब अपने कपड़ों पर पेंटिंग कर रहा था। आदि ने बमुश्किल खुद को कंपोज किया और बाप से अलग होकर टेबल पर बैठे आयस को देखा था जो अब अपने पैर पर पेन से लाइंस बना रहा था। आदि ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाकर अपनी टांगों पर बिठा लिया। गंदे बच्चे, सारे कपड़े खराब कर डाले। डैड, रायमा से उसका बैग मंगवाएं प्लीज़, उसके टॉयज़ है उसमें। आदि ने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। शहरियार साहब उसका कंधा थपक कर उठ खड़े हुए और रायमा को कॉल करके बैग मंगवा लिया। अब क्या सोचा है तुमने आदि? क्या महरूसा अब तुम्हारे साथ ही रहेगी? शहरियार साहब ने पूछा था। यस डैड, मैं अब उन दोनों को खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मैं मर जाऊंगा उन दोनों के बिना डैड। एंजल को मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगा। एक पल के लिए भी उन दोनों के बिना मैं नहीं रह सकूंगा डैड। आदि ने आयस को शिद्दत से अपने साथ भेज लिया जिसे उसे खुद से बिछड़ने से बचाना चाहता हो। फिर महरूसा और आयस को घर कब तक लाओगे? शहरियार साहब ने वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आदि के पास फ़िलहाल नहीं था, और था भी तो बहुत तुर्क। और वो कोई ऐसी वैसी बात कहकर अपने प्यारे डैड का दिल नहीं दुखाना चाहता था। अब भी कुछ कन्फर्म नहीं है डैड। हाँ, मगर महरूसा को मैं अब अपने नए वाले घर में ही रखूँगा, शहरियार मेंशन में नहीं, क्योंकि वो घर मैंने महरूसा के लिए ही ख़रीदा है। उसकी हर चीज़ उसकी पसंद को मद्देनज़र रख कर ली है। वो इस घर की बिला शिरकत गैर मालिक है। इस घर में मैं उसकी हाकमियत देखना चाहता हूँ। वो अब किसी से डर कर दब कर रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब अपनी ज़िंदगी वो अपने घर में अपने हिसाब से जिएगी। आदि ने दबे लफ्ज़ों बाप के सामने महविश की फितरत पर चोट की, जिस पर शहरियार साहब गहरी सांस लेते हुए खामोश हो गए। वो जानते थे कि महविश आफंदी ने 2 साल पहले शहरियार मेंशन में महरूसा को कितना परेशान किया था। वो और आदि सब देखते हुए खामोश तमाशाई बने रहते थे, और अब यकीनन आदि अपनी बीवी को उस डर व खौफ के हिसार मुक़ीद नहीं देख सकता था। ओके, मेरी तरफ से इजाज़त है तुम्हें, मगर क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ अपने पोते से मिलने? रोज़ रोज़ नहीं आऊँगा, बस कभी कभी। शहरियार साहब फीकी सी मुस्कुराहट सजाकर बोले थे। उनकी बात सुनकर आदि तड़प उठा था। डैड, ये कैसी बातें कर रहे? मेरा वो घर मुझसे और एंजल से पहले आपका है। आपका जब दिल चाहे वो हाँ आ सकते हैं, बल्कि आज आप मेरे साथ ही चले, अकेले घर में मत रहे। मेरी मजबूरी है कि मैं एंजल और आयस को अकेला छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता, मगर आप तो आ सकते हैं ना? आदि ने आयस को गोद में लिए अपनी चेयर से उठते हुए कहा। ओके चलो, चलूँगा मैं महरूसा से मिलने, मगर रुक नहीं सकूँगा बेटा, क्योंकि मुझे कहीं भी नींद नहीं आती। हाँ, जब तुम्हारी माँ आएगी तो मैं उसको अपने पोते से मिलवाने लाऊंगा। शहरियार साहब की बात सुनकर आदि के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला। डैड, अभी मम्मी को इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो या एंजल अभी एक दूसरे को देखे। आदि बाप को बिना किसी सबूत के महविश का असली रूप नहीं दिखाना चाहता था। उससे पहले महविश आफंदी के मोहरों को पकड़ना था, ताकि माँ सबूत और उनकी असलियत सबके सामने खोल सके। इसलिए अभी बाप को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। शहरियार साहब भी महरूसा के लिए महविश का रवैया जानते थे, इसीलिए उन्होंने भी बदहस नहीं की और खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। ओके डैड, मैं अपने ऑफिस में हूँ, ज़रा हालिब रकीम
फ़हीम से काम है मुझे, तो उनको कॉल करके बुलाऊंगा। आदि बाप से कहते हुए गेट की तरफ बढ़ गया। आदि, शहरयार साहब ने उसे आवाज़ दी। आदि ने पलट कर बाप को देखा। यस डैड। वो दोबारा वापस पलट आया। मेरे छोटे आदि को मुझे दे जाओ, कुछ देर उसे अपने पास रखना चाहता हूँ मैं। फरमान और जावियार भी आने वाले हैं, उनसे मिलवाऊंगा मैं अपने पोते को। शहरयार साहब झिझकते बोले कि कहीं आदि फरमान और जावियार शाह से भी उसे मिलवाने को मना न कर दे, मगर आदि मुस्कुरा कर आगे बढ़ते हुए आयस को उनकी गोद में बिठा दिया। ज़रूर मिलवाएं, मगर हाँ उनसे कहिएगा कि हमारे घर की जज्बाती औरतों को भी कुछ ना बताएं, वरना वो सब मेरे घर आ धमकेगी। और आयस की माँ इस वक्त बहुत बरहम है मुझसे, उसे पता चल गया तो गोली मार देगी आपके बेटे को। आदि शरारत से मुस्कुराया था और उसे इस तरह खुश देखकर आयस को प्यार करते शहरयार साहब ने चौंक कर बेटे का चेहरा देखा था, जिसका चेहरा सच्ची खुशी से झिलमिला रहा था। उन्होंने आज 2 साल बाद उसे इस तरह खुलकर मुस्कुराते देखा था, इसीलिए खुद भी मुस्कुराते हुए इस बात में सहलाने लगे। और आदि आयस को डैड की टेबल पर दोबारा चढ़ते देखकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। आज उन सबको ज़ोहेब मुराद के घर दावत में जाना था, क्योंकि कल रात ज़ोहेब मुराद और जैद मुराद ने बहुत झिझकते हुए फरमान साहब से शादी के मुतालिक पूछा था, तो उन्हें तसल्ली देते हुए बोले कि शादी अपने फ़िक्स डेट पर ही होगी, और ये कि उनके घर की औरतों ने अभी बच्चियों को नहीं देखा है, इसलिए वो कल उनके घर आएगी। फ़हीम, हालिब, रकीम और आदि को वो वैसे भी कल की दावत में अपने साथ ले जाने का इरादा नहीं रखते थे, और आज दिन से ही फरमान साहब और जाविया शाह, रिहान शाह ने सबको अलर्ट कर दिया था। अलबत्ता शहरयार साहब को अभी घर जाकर बीवी को राज़ी करना था, जिन्होंने 2 दिन पहले आदि की धमकी और उसकी कसम पर मजबूर होकर शोहर को इस रिश्ते की रजामंदी तो दे दी थी, मगर बेटे और शोहर से तभी से बायकाट किया हुआ था। वो ना आदि से बात कर रही थी, ना ही शहरयार साहब से, इसीलिए उन्होंने घर जाने से पहले आदि को भी कॉल करके घर पहुंचने को कहा, जो सुबह से फ़हीम के साथ रकीम और हालिब समेत हॉस्पिटल मौजूद था। आदि बाप की कॉल सुनकर जल्दी से घर के लिए निकला था। उसे जल्द से जल्द माँ को मनाना था, जो उससे पहली बार शदीद खफा हुई थी। वो तेज़ी से ड्राइव करता शहरयार साहब से पहले घर पहुँच जाना चाहता था। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ आंटी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? अगले हफ्ते आदि की शादी है, वैसा नहीं होने दूंगी आंटी। कौन है वो लड़की? मैं जान ले लूँगी उसकी। उसने आदि पर कब्जा करने की सोचा भी कैसे? वो मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं उसे किसी को भी खुद से छीनने नहीं दूंगी। अनीका, मैं भी शाफंदे से के सामने खड़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। वो कल ही अपने 2 महीने के लंबे टूर से वापस आई थी। पढ़ाई उसने FA के बाद ही छोड़ दी थी, इसलिए फुर्सत से 2 महीने सैर व तफरीह के बाद वो कल ही वापस अपने घर लौटी थी, और खूब सारा सोकर सफ़र की थकन मिटाने के बाद वो अभी कुछ देर पहले ही शहरयार मेंशन आई थी, जहां मौजूद आयशा को फातिमा ने घर बुलवाया था, और तभी आयशा ने उसे बताया कि आदि समेत फ़हीम, रकीम और हालिब के अगले हफ्ते शादी है, और आज उनके ससुराल में उन सब लोगों की मुश्तरका दावत थी। खबर थी या कोई बॉम्ब, जो अनीका की समात पर ब्लास्ट हुआ था। वो फटी फटी आंखों से आयशा को देख रही थी, जो उसे ये खबर सुनाकर आराम से अपने घर चल दी थी, जबकि गुस्से से भरी अनीका सीधी महविश शाफिंदे के रूम में गई थी और उन पर बरस पड़ी थी। काम डाउन अनीका, इस तरह चीख चिल्लाकर अगर आप समझती हैं कि आदि को अपने साथ शादी के लिए राज़ी कर लेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आदि के सर पर उस वक्त फ़िलहाल उस लड़की महरूसा का भूत सवार है। वो इससे किसी भी हाल में शादी करके रहेगा तो बेहतर है कि हमें भी खामोशी से उसकी खुशी में खुश हो जाना चाहिए। मैं भी शाफंदी अपने नील्स फाइल करती मसरूफ़ अंदाज में बोली। उनको नॉर्मल और रिलैक्स अंदाज में बात करते देखकर अनीका मज़ीद भड़क गई थी। कैसे खुश हो जाऊँ आंटी, और आप इतनी रिलैक्स हो सकती है? आप किसी गैर लड़की को अपने भांजे पर किस तरह तरजीह दे सकती है? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आदि की शादी मुझसे होगी और किसी से नहीं, और अब आप अपने वादे से मुकर रही है। कितनी आसानी से आप आदि की किसी और लड़की से शादी करवा रही है। आपने उसे एक बार भी नहीं रोका। ऐसा कैसे कर सकती है आप मेरे साथ? अनीका अब उनके सामने बेबसी से रोने लगी। महवी शाफंदी, जो स्टाइलिश से काउच पर टेक लगाए बैठी अब तक खुद को अनीका के सामने रिलैक्स शो कर रही थी, भांजे के आंसू देखकर गहरी सांस भरती उठी थी और उसके पास सोफे पर आ बैठी। अनीका, इस तरह रोकर खुद को कमज़ोर साबित मत करें, और अपनी हार पर यूं बुज़दिलों की तरह रोना कमज़ोर लोगों का काम है। आपको क्या लगता है कि मैं आदि को रोका नहीं, उसे समझाया नहीं, खुशी खुशी उसे इस शादी की इजाज़त दे दी होगी? नहीं अनीका, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, मगर जानती है आप उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मेरी बात मानकर आपसे शादी कर लेगा, मगर शादी वाले दिन ही मुंह दिखाई में आपको तलाक के पेपर्स देगा, और इस मामले में वो मेरी भी नहीं सुनेगा, और मैंने अगर कुछ बोलने की कोशिश की तो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने मेरी कसम खाई। अनीका, अब आप बताएं कि मेरे पास कोई और रास्ता बचता था? मैं इसकी शादी आपसे करवा देती और शादी वाले दिन ही वो आपको तलाक दे देता, ये घर छोड़ कर चला जाता, तो
क्या इस तरह आप आदि को पा लेती? नहीं अनीका, नहीं। आपके और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक बार ये शादी होने दें, फिर आपके और आदि के बीच आई उस महरूसा नामी दीवार को हटाना मेरा काम है। महविश फंदी के इंकशाफ ने अनीका की बोलती बंद कर दी। यानी उससे शादी करके आदि उसे तलाक दे देता? महविश आफिंदी ने खामोशी से आंसू बहाती अनीका के आंसू साफ किए थे और उठ खड़ी हुई। तभी उनके रूम का गेट नॉक हुआ। कम इन। महविश आफंदी अब जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर जाकर बैठ गई थी। तभी मुस्कुराता हुआ आदि अंदर दाखिल हुआ और उसकी नज़र अभी अनीका पर नहीं पड़ी थी। वो सीधा महविश आफंदी के सामने आ खड़ा हुआ। मेरी प्यारी मम्मी, अब कब तक नाराज़ रहेगी? प्लीज़ माफ़ भी कर देना मुझे। आदि ने उनके सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगी, जिस पर महविश आफंदी ने एक नाराज़ नज़र बेटे पर डाली और उठ खड़ी हुई। आदि ने आगे बढ़कर लाड से उनके गले में बाहें डाली। मम्मा प्लीज़ माफ़ कर देना। आप कब तक इसी तरह नाराज़ रहेगी? प्लीज़ माफ़ कर दे अपने नालायक बेटे को। आदि ने ज़ोर से उन्हें पकड़ लिया, जिससे ना वो आगे बढ़ पा रही थी ना पीछे हो पा रही थी। आदि छोड़ो मुझे। अच्छा ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया, अब छोड़ो मुझे। महविश आफंदी ने धीरे से मुस्कुराते उसके चेहरे पर हाथ फेरा था। उनका इकलौता बेटा था जिससे वो बहुत मोहब्बत करती थी। उसके लिए उनके दिल में बहुत वसअत थी, इसीलिए अब भी वक्ती नाराज़गी ख़त्म कर गई। आदि उनको मुस्कुराता देखकर जैसे पुरसुकून हो गया। अच्छा तो फिर आप आज मुराद हाउस जा रही है डैड के साथ? आदि ने किनखियों से माँ को देखते हुए धीरे से पूछा था, जिस पर वो मसनी अंदाज मुस्कुराती बोली, हाँ मेरी जान, मैं चाहूँगी अपनी बहू को भी तो देखना है मुझे। आखिर मैं भी देखूँ कौन है वो जिसने मेरे बेटे पर ऐसा क्या जादू किया है कि उसके लिए वो अपनी माँ के फैसलों के सामने भी डट कर खड़ा हो गया। महविश आफंदी बज़ाहिर होंठों पर मसनी मुस्कुराहट सजाए जहरखुन लहजे में बोली, जिसे आदि अपनी खुशी में महसूस ही नहीं कर सका। ओह माई ग्रेट मॉम, आई लव यू सो मच। आप सच में महरूसा से मिलेगी तो बहुत खुश होंगी। वो इतनी स्वीट, इनोसेंट और क्यूट है कि आप अपने बेटे की चॉइस को दाद दिए बिना नहीं रह सकेगी। आदि खुशी से खिल उठा था, जबकि उसकी चहकती आवाज़ अनीका के कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रही थी। हेलो आदि, शादी मुबारक हो। तुम तो बहुत फास्ट निकले, लड़की भी पसंद कर ली और अब 1 हफ्ते में शादी भी कर रहे हो। अब मजीद भरोसा नामा सुनना अनीका की बर्दाश्त से बाहर था। तभी वो माँ बेटे के बीच मुदाखलत कर बैठी। उसकी आवाज़ पर आदि हैरत से पलटा। अरे अनीका, तुम कब आई? आदि ने मुस्कुराकर अनीका को देखा। मैं बस अभी आई थी, तुम्हारी शादी की खबर सुनी आंटी से तो सोचा मुबारकबाद दे दूँ। अनीका ने मसनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। भी आदि उसे कोई जवाब देता कि तभी शरियार साहब भी सलाम करते हुए रूम में चले आए। वालेकुम अस्सलाम। महविश के जवाब पर उनकी नज़र महविश के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी, जिसे देखकर वो समझ गए थे कि आदि ने मार का सर कर लिया है। तभी एक पुरसुकून सांस उनके लबों की कैद से आज़ाद हुई और वो मुतमईन होते बेटे और बीवी से शाम की दावत के मुतालिक बात करने लगे थे। जबकि आदि की शादी से रिलेटेड डिस्कशन सुनकर अनीका चुलबुलाती हुई रूम से निकलती चली गई। वो तीनों अभी आदि के ऑफिस आए थे और अब उसके रूम में खामोशी से बैठे आदि को देख रहे थे। खालिद दाएं तरफ बड़े सोफे पर बैठा था, जबकि रकीम आदि की कुर्सी के पास खड़ा उसके लैपटॉप में कुछ देख रहा था जो आदि ने ही उसे लगा कर दिया था। जबकि फ़हीम आदि के सामने वाली चेयर पर बैठा था। मिस्टर साइलेंट मूड, अब बोल भी दे, क्यों इतनी इमरजेंसी में हमें बुलाया है? क्या हो गया है? अब पता है, फरहान भाई को झांसा देकर आया हूँ कि पेट में इस वक्त शदीद तकलीफ़ है, ज़रा रूहान से मिलकर इलाज करवाऊं। अब अगर उन्होंने रूहान को कॉल कर दी, उसने फरहान भाई को बता दिया तो समझ ले फ़रकत के सामने ही जूते मारेंगे मुझे। पहले ही मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता, अच्छा लगेगा बीवी बच्चे के सामने पिटते हुए। फ़हीम ने पेपर वेट घुमाते हुए अपने सामने बैठे आदि से कहा, तो तू रोनी को कॉल कर देता कि फरहान भाई की कॉल आए तो संभाल ले। रकीम ने लैपटॉप पर झुके झुके जवाब दिया था। हाँ कॉल करता मैं, अगर मुझे 1% भी उम्मीद होती कि रोनी कमीना उन्हें सच नहीं बताएगा। भाई की कॉल पहुंचते ही वो उन्हें मुंह फाड़ कर मना कर देगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ, और साथ ही दूसरी कॉल आयशा को करेगा कि मैं ऑफिस से गैर हाजिर हूँ और उससे झूठ बोलने की कह रहा हूँ। फिर घर में घुसते ही भाई से जूते पड़ेंगे और बेडरूम में घुसते ही आयशा से गोली। फ़हीम के किस्से ही दुनिया से निराले थे। वो तीनों तासुब से नफ़ी में सर हिलाने लगे थे। तो सच कह देता ना कि मेरे पास आए, मुझे कॉल करते भी भाई तो मैं कह देता उन्हीं के तू यहाँ है। आदि ने मुस्कुराकर फ़हीम को देखते हुए कहा, यार यहाँ डैड आ रहे, आज उन्हें भनक भी मिल गई ना मेरे यहाँ होने की, तो गर्दन से पकड़कर वो 1 बजे वाली मीटिंग में ले जाएंगे। वो जो इटालियन डेलीगेशन आया है ना, कल उनके साथ आज डैड, मामू जान, रेहान चाचू और शहरियार मामू की मीटिंग है। अब उन सब बुजुर्गों और उन खुश्क अंग्रेज़ों के साथ बैठकर मैं अपने मुंह का जायका ख़राब नहीं करना चाहता। वह मुंह बनाकर बोला, जिस पर आदि ने अस्पात में सिर हिलाया। अब बक भी दे, क्या बात है, क्यों बुलाया? फ़हीम ने दोबारा आदि को याद दिलाया। सारी हकीकत जानकर भी आप
अब तुम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत है। मुझे रिजवान और उसके वो सारे लोग कल तक चाहिए जो महरूसा वाले मामले में शामिल थे, जो उसे यहाँ से मुल्तान ले जाने में इन्वॉल्व थे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि महरूसा को यहाँ से मुल्तान रिजवान के सिवा कोई और नहीं ले जा सकता, या वो ना भी लेकर गया हो तब भी इस पूरे मामले के बारे में वो सब कुछ ज़रूर जानता होगा। और मैंने सुना है रिजवान आजकल इसी शहर में और पुलिस से बचने के लिए बार बार अपने ठिकाने बदल रहा है। वो मुझे कल तक चाहिए। और सर्विश आंटी और अनिका भी अभी इस्लामाबाद में है, वो भी 2 दिन के अंदर मुझे मेरे फ्लैट पर चाहिए। मैं इस वक्त एंजल और आयस को छोड़कर शहर से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए तुम तीनों को मेरा एक काम करना है। आदि उन तीनों को देखकर ठहर ठहर कर बोला, ठीक है हो जाएगा, मगर ये सर्विश आंटी और अनिका का सीन कुछ समझ में नहीं आया। रिजवान का नाम तो भाभी ने बता दिया, मगर उन दोनों का क्या कसूर है? उनका नाम तो नहीं लिया उन्होंने। रकीब ने लैपटॉप से नज़र उठाकर सामने हालिब पर डाली, जो धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया। जबकि उसकी बात सुनकर आदि ने गहरी सांस खींचते हुए सर कुर्सी के पुश्ते से टिका लिया। उनका जिक्र एंजल ने किया हो या नहीं, मगर मैं जानता हूँ यही तीनों मेरी माँ के मोहरे हैं। उनको अपने साथ शामिल किए बिना वो ये पूरी प्लानिंग को पाए तकमील तक पहुंचा ही नहीं सकती थी। आदि अपनी आंखें मूंद कर बोला था, कितना मुश्किल था उसके लिए अपनी माँ के इस रूप को कबूल करना। हालिब फहम के पास पड़ी चेयर पर आकर बैठ गया था। वो तीनों अपनी चेयर पर आंखें मूंद कर बैठे आदि की कैफियत समझ रहे थे। रकीब एक हाथ से लैपटॉप बंद करता सीधा हो गया। ठीक है, उस मेकअप की दुकान और उसकी ड्रामा क्वीन अम्मा को मैं हैंडल कर लूँगा, और हालिब तो यहाँ ज़रा इस बंदर की गर्दन दबोच। बहुत घूम लिया आज़ाद, फ़हीम ने हालिब से कहा था, जो असबात में सर हिलाता हुआ अपने फ़ोन पर कुछ देखने लगा था। मैंने भी वीडियो अपने फ़ोन में सेव कर ली है, और फिक्र मत कर, सिराज अपने काम का आदमी है। अच्छा किया तूने उसे नौकरी दे दी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लूँगा मैं, रकीब ने आदि से कहा था, जो अब दोबारा सीधा होकर खड़ा हो गया और अपना फ़ोन उठाकर एक नंबर मिलाने लगा। हेलो जी हनीफ साहब, मुझे 2 स्मार्टफोन्स चाहिए जी, आधे घंटे के अंदर। हाँ हाँ यही मॉडल, हाँ सिम कार्ड्स भी आप मेरे ऑफिस भिजवा दे। ओके अल्लाह हाफिज़। आदि ने अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। ये इतने महंगे फ़ोन क्यों चाहिए तुझे, तेरा ख़राब हो गया क्या? हालिब ने आदि से पूछा। मुझे एंजल के लिए चाहिए और आरफा के लिए भी। एंजल को फ़ोन की ज़रूरत है और आरफा को मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ, आदि ने बताया। उसके जवाब पर हालिब खामोश हो गया था। वैसे आई एम श्योर आदि, महविश मुमानी ने ये सब अपनी भांजी की मोहब्बत में किया है। वो मेकअप की दुकान दिलो जान से कुर्बान थी तुझ पर, और शादी पर भी देखा था ना कैसे मुंह बनाए घूम रही थी। फिर तेरी शादी के बाद से भाभी के जाने तक उसने शहरियार मेंशन में जैसे पड़ाव ही डाल दिया था। मुझे तो ये भी 101% यकीन है कि मुमानी को उसने और उसकी ड्रामा क्वीन अम्मा ने मजबूर किया होगा ये सब करने पर। और वो कमीना रिजवान, उसकी तो शक्ल से ही खबासत टपकती है। बाप के इंतकाल के बाद तो और भी निडर हो गया है ये। माँ बेटी बेटा पूरी फैमिली करप्ट है, फ़हीम ने नाक फुलाकर कहा था। रकीम और हालिब भी उसकी बात से मुत्तफिक थे। जिसने जो भी किया है फ़हीम, उन सब की पकड़ का वक्त नज़दीक ही है। आदि की सर्द आवाज़ पर वो तीनों भी चौंक गए थे और उनके दिल का चोर कूद कर फौरन बाहर आया था। उन्होंने खामोश नज़रों से एक दूसरे को देखा था। उनका गिल्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और महरूसा की हकीकत जानने के बाद तो खुद को भी महरूसा के मुजरिमों की कतार में खड़ा महसूस करते थे। मगर आदि को सच बताने का हौसला भी अपने अंदर मफकूद पाते थे। वो किस जुबान से खुद ही अपने दोस्त को अपना जुर्म बताते, और जुर्म जिसने महरूसा की ज़िंदगी के 2 साल निकल लिए। काश कि वो इस वक्त उसकी बात सुन लेते, तो आज महरूसा भी आदि के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होती। उसके दिल में बाकी सबके साथ आदि के लिए भी इतनी नफरत मौजूद ना होती, और शायद आयस भी अपने बाप के साय से इतने दूर ना रहता। मगर अपनी ना समझे जज्बात के हाथों मजबूर होकर वो तीनों अपने ही दोस्त के दुश्मन बन गए। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि जिस अमल को वो अपने दोस्त के लिए भलाई समझ रहे थे, वही अमल उनके दोस्त के साथ साथ किसी दूसरे के लिए तबाही बन गया था। वाकई ठीक कहा था महरूसा ने कि जिस दिन हकीकत पता चल गई उस दिन वो आईना देखना छोड़ देंगे, और आज वक्त उसकी कही बात सच कर दिखाई थी। वो आदि और महरूसा समेत अपनी बीवियों से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। वो तीनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे, जबकि आदि भी फ़हीम की बात सुनकर अपनी माजी में खोया हुआ था। उसे आज समझ आया था कि क्यों महरूसा हर वक्त उसके गैर मौजूदगी में डरी सहमी चिड़िया की तरह रहती थी, क्यों वो उससे हर वक्त अपने पास रहने की ज़िद करती थी। कि यकीनन उसकी एंजल को अनिका और जरविश के साथ उसकी माँ भी टॉर्चर करती होंगी। फ़ोन की बजती बेल ने उन चारों को अपनी अपनी सोचों से खींचकर बाहर निकाला था। हेलो, आदि की भारी आवाज़ एयरपीस में गूंजी थी। दूसरी तरफ रायमा थी। सर, आपसे मिलने के लिए हनीफ साहब के यहाँ से लड़का आया है, उसने शाइस्तगी से बताया था। जी मिस रायमा, भेज दे उसे अंदर, मैं उसी का वेट कर रहा था, आदि ने कहते ही फ़ोन रख दिया था। कुछ ही मिनट बाद वो लड़का पैकशुदा
डिब्बे और सिम कार्ड वगैरह आदि की टेबल पर रखता बाहर निकल गया। जैसे आदि ने एक साइड रखा और अपना फ़ोन उठा लिया था ताकि घर फ़ोन करके हलीमा बी के आने का पूछ सके। साथ ही वो एंजल की आवाज़ भी सुनना चाहता था। अभी घर पर कॉल लगा ही रहा था कि हालिब की आवाज़ पर रुककर उसे देखने लगा। चल फिर हम लोग निकलते हैं, काम होते ही तुझे कॉल कर दूंगा, फिर बाद में आगे का लाहे अमल तय करेंगे, ओके। हालिब और फहीम चेयर पीछे करते उठ खड़े हुए। तभी आदि के रूम का गेट खोलकर फरमान साहब, शहरियार आफंदी और आयस को गोद में लिए जाविया शाह अंदर चले आए। आयस को ऑफिस में देखकर हालिब और रकीम हैरान रह गए थे, जबकि फहीम ने फरमान साहब को अंदर आते देखकर दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया था। आदि ने भी उन लोगों को अंदर आता देखकर अपना फ़ोन दोबारा टेबल पर रख दिया था। मारे के फहीम बड़बड़ाता अपनी जगह से दोबारा बैठ गया। आदि पुत्र, इतना स्वीट सरप्राइज़ दिया है यार, तूने दिल ही खुश कर दिया। जाविया शाह इसका गाल चूमते हुए बोले, जो मुंह में फीडर डाले हैरत से मुंह गर्दन मोड़े ये नए नए चेहरे देख रहे थे। आदि जाविया शाह की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। बड़े पापा, बस आप अभी इस बारे में घर पर किसी से जिक्र मत कीजिएगा, मुझे अभी बहुत सी चीज़ें क्लियर करनी है, बहुत कुछ जानना है, खोजना है। इससे पहले मैं महरूसा और आयस को किसी के सामने लाना नहीं चाहता। आदि उन सबको देखकर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और सबके सामने रखे सोफ़ों की तरफ बढ़ गया। रकीम और हालिब भी उनके पीछे थे, जबकि फहीम भी मजबूरन उठ खड़ा हुआ। ओए फिक्र ना करें, हम कुछ नहीं बताएंगे, बस हाशिम की गारंटी मैं नहीं ले सकता। साथ ही आया है बाहर रेहान के साथ ज़रा बाकिर साहब से बातें कर रहा है। जाविया शाह और बाकी सब आमने सामने पड़े सोफ़ों पर बैठ गए, जबकि आदि उनकी बात सुनकर परेशान हो गया। हाशिम भाई उसके कज़िन के साथ बहन भाई भी थे, और अगर उन्होंने अनाया को कुछ बता दिया तो फ़ौरन महरूसा से मिलने को बेचैन हो जाती। और अभी आदि महरूसा को किसी के सामने नहीं लाना चाहता था, कुछ तो महरूसा की नाराज़गी की वजह से और कुछ वो किबला इस वक्त महविश आफंदी को अलर्ट नहीं करना चाहता था। इस बारे में सोचकर फिक्रमंद हो रहा था कि तभी हाशिम ज़ोरदार अंदाज में सलाम करता हुआ रेहान शाह के साथ अंदर दाखिल हुआ और जाविया शाह लोगों की तरफ चलाया, मगर बाप की गोद में बैठे आयस को देखकर वो ज़ोर से उछल पड़ा और साथ ही रेहान शाह भी हैरत से आयस को देखने लगे थे। डैडी ये क्या है? वो जज्बाती अंदाज में आयस की तरफ उंगली से इशारा करके बोला, जिस पर सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट रेंग गई थी, जबकि जाविया शाह हैरत से दोनों भवें उचकाकर बेटे को देखने लगे थे। कि मतलब क्या है? बच्चा है और क्या है? उन्होंने हाशिम को घूरते हुए कहा था। या अल्लाह, किस दीदा दिलेरी से कहना है बच्चा है? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि बच्चा है, मगर ये आपके पास क्या कर रहा है? किसका बच्चा है ये? डोंट टेल मी कि आपने इस उम्र में बाहर शादी कर ली और ये हमारा सौतेला भाई है। सच सच बताए डैड, आपने दूसरी शादी कर ली है ना? या अल्लाह, शर्म नहीं आई आपको मेरे मोमी को धोखा देते हुए? देखिए डैड, मोमी कबूल करे या ना करे, मगर मैं साफ कह रहा हूँ, मैं अपने इस सौतेले भाई को कबूल नहीं करूँगा। शर्म से डूब मरने का दिल चाह रहा है मेरा। ये इतना सा भाई मेरा, ये तो हमान हसाम की उम्र का है। कितना अजीब लगेगा जब वो दोनों अपने हम उम्र बच्चे को चाचा कहकर बुलाएंगे, और मेरे बच्चे तो इससे इतने बड़े हैं, जब वो उसको छोटे चाचा कहेंगे तो आपको शर्म आए ना आए, मगर मैं तो उसी वक्त जहर फाँक कर खुदकुशी कर लूँगा। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? क्या कमी थी मेरी मम्मी में, बताएं? हाशिम लड़ाकर औरतों की तरह हाथ नचा नचा कर बोला, जिस पर फहीम और रकीम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हालिद भी अपनी तेज़ी से उमड़ती मुस्कुराहट को रोकने के लिए सर झुका गया, जबकि रेहान शाह जो इस पूरे किस्से से अनजान थे, उनको छोड़कर बाकी सब बड़े भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तभी आदि ने चुलबुला कर आयस को जाविया शाह की गोद से उठा लिया। अलबत्ता जाविया शाह अब तक हैरत से मुंह खोले उसकी सूरत देख रहे थे। हाशिम भाई, आपकी ज़ुबान के आगे खंदक है वाकई, आदि ने तलमलाते हुए हाशिम से कहा, जो अब तक जाविया शाह को घूर रहा था। चुप कर जा आदि, हाँ डैड ने मेरे दिल पर डायरेक्ट अटैक करके उसे अपने इस कारनामे से तोड़ फोड़ डाला है। हाशिम हाथ उठाकर आदि को रोकते हुए बोला, क्या कह रहे हैं आप यार, ये मेरा बेटा है। आदि झुंझला कर बोला। उसके जवाब पर रेहान शाह समेत हाशिम ने भी चौंक कर उसे देखा। क्या कह रहा है तू? डैड का कसूर अपने सर ले रहा है? ना कर यार, डैड के लिए इतनी अजीम कुर्बानी मत दे मेरे भाई। हाशिम ने जज्बाती अंदाज मुड़कर आदि के कंधे पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से अपने नादीदा आंसू साफ किए थे। उसके अंदाज पर आदि ने दांत कचकचा कर उसे देखा था। तभी किसी ने जोर से हाशिम की शर्ट का कॉलर पीछे से पकड़ा। वहीं मेरे शेर, जरा अपनी बेल्ट निकाल कर मैनू दे।
बहुत दिन से खुजली हो रही सी हाथ में, आज सोच रहा हूँ कि दूर कर लूँ। हाशिम के पीछे खड़े जाविया शाह को देखकर आदि ने दांतों से लब भेंच कर अपनी हंसी रोकी थी। उसे पता था कि अब हाशिम की धुलाई होनी लाजमी, और फहीम भी एक बड़ा काया शख्स था। उसने फौरन अपनी बेल्ट निकालकर जाविया शाह को थमा दी। और ये तो जाविया शाह समेत सभी जानते थे कि बाकी कोई उनकी मदद करे ना करे, मगर फहीम उनका शेर उन्हें इस मामले में मायूस नहीं करेगा। और तौक्का के ऐन मुताबिक फहीम ने फौरन उनका हुक्म पूरा किया था। हाँ बोल, की कह रहा है इसी तू? मेरे लिए कुर्बानी दे रहा है आदि? सौतेला भाई, हाँ मेरे पोतों का चाचा ए आयस। खोते कमीने, आज नहीं ठुनता तो आनो। ये गज भर लंबी जुबान अगर मैंने नहीं काटी ते मेरा नाम भी जाविया शाह नहीं। जाविया शाह जोर से बेल्ट जमीन पर मारते हुए बोले। साथ ही दूसरा वार उन्होंने हाशिम पर किया, मगर वो तेजी से उनके हाथ कॉलर से हटाकर बच निकला और जाविया शाह उसके पीछे लपके थे। अब आगे आगे हाशिम था और पीछे पीछे जाविया शाह। हाशिम उनको घुमाता हुआ भी फहीम के आगे से गुजरा ही था कि तब फहीम ने लपक कर भागते हुए हाशिम का बाजू दबोच कर अपनी तरफ खींचा और उसे पीछे से पकड़ लिया। मामू जान, आपका शिकार। फहीम फुल गद्दारी पर उतरा हुआ था, जबकि बाकी सब अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए सामने चल रहा तमाशा देख रहे थे। गुड गुड मेरे शेर, पकड़ कर रख इस कमीने को। कहने के साथ ही जाविया शाह ने एक जोरदार बेल्ट हाशिम को मारी थी, जिस पर वो पूरी शिद्दत से चिल्ला उठा। यार डैड, बहुत जोर से लगी। फहीम कमीने, छोड़ मुझे। फूफा जान छुड़वाए ना मुझे इससे। रेहान चाचू रोको यार डैड को आप लोग। आह शहरियार चाचू, यार आपके सामने आपके दामाद की पिटाई हो रही है और आप खड़े देख रहे, बचाए ना प्लीज। हाशिम के दूसरी और तीसरी बेल्ट भी जोरदार अंदाज में पड़ी थी, तभी एक साथ सबसे मदद मांग रहा था। कोई नहीं बचाएगा तुझ जैसे कमीने को। बकवास करता है, इस उम्र में दूसरी शादी? हाँ, राहिया को धोखा दिया मैंने। मेरे पोतों का छोटा चाचा आया और तुझे खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जैसे कमीनी औलाद को मैं अपने हाथों से मारकर तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जाविया शाह ने एक और बेल्ट हाशिम को मारी थी, तभी फरमान साहब ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया और रोक लिया। बस कर जावियार, बस इतनी सज़ा काफ़ी। हाशिम मेरे बच्चे, अपनी इस कैची की तरह चलती ज़ुबान की धार को कम कर लो, वरना इसी तरह मुस्तकबिल में भी मार खाने की इम्कानात 100% है तुम्हारे, वो भी हासिक और हुसैमा के सामने। फहीम छोड़ दो भाई को बेटा। फरमान साहब ने जाविया शाह से बेल्ट लेकर वापस फहीम को थमाई थी, जबकि हाशिम एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को दबाता हुआ मुंह बनाकर सोफे पर जा बैठा। शहरियार साहब मुस्कुराते उसके पास आ गए थे। हाशिम, दर्द हो रहा है बेटा। वैसे मेरा पोता किस एंगल से तुम्हें अपना भाई लगा था? शहरियार साहब मुस्कुराती आवाज़ में बोले थे। अब क्या? हाशिम ने गौर से आदि की गोद में बैठे आयस को देखा था, जो हू बहू आदि की शक्ल का था। दिमाग के साथ आंखों में डिफेक्ट हो गया इसके। जाविया शाह बेटे से सख्त तपे हुए थे, तभी उसको घूरते हुए वापस अपनी जगह आ बैठे। ओए हाँ यार, ये तो आदि की सूरत है बिल्कुल। आदि रात, वो रात कौन सा खुफिया बेटा ढूंढ निकाला तूने? एकदम अपनी कार्बन कॉपी। डैड की तरह स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया है क्या? हाशिम खुशी से चहक उठा था। तू फिर बोला, और डोज दूँ? जाविया शाह बुरी तरह भड़क उठे थे। सॉरी मिस्टर शाह, अब उनके सामने बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। हाशिम मुंह बनाकर बोला। अब वो बाप से पक्का पक्का नाराज हो गया था, जिन्होंने उसे सबके सामने बेदरीक धो डाला था। आदि यार, जरा देना अपनी इस कार्बन कॉपी को मुझे। यार इसकी आंखें देखकर एकदम तेरे जैसी है। हाशिम ने हाथ बढ़ाकर अपने पास खड़े आदि से चपट कर आयस को छीन लिया। चट उसके दोनों गाल चूम डाले, जबकि उसके जारहाना प्यार पर आयस बुरा मान गया और गला फाड़ फाड़ कर रो पड़ा। उसने हाथ में थामी फीडर भी गुस्से से नीचे फेंक दी थी। चे हाशिम भाई, बच्चे ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया। रकीम ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया, जबकि कब से खामोश बैठे रेहान शाह ने सवाली नज़रों से शहरियार साहब को देखा था। शहरियार, ये उन्होंने आयस की तरफ इशारा किया था, जिसे रोता देखकर आदि ने उसे दोबारा हाशिम की गोद से ले लिया और उसे बहलाता हुआ आगे बढ़ गया। और फहीम, हालिब और रकीम आदि के दिए गए टास्क पर हल्की आवाज़ में डिस्कशन करने लगे थे, ताकि उनके वालिद साहबान को उनके इरादों की खबर ना हो सके। महरूसा वापस आ गई रेहान। शहरियार साहब की बात पर रेहान शाह और हाशिम हैरत से उनकी सूरत देखने लगे थे। मगर कब चाचू? और ये आयस? हाशिम आदि को देखकर दबी आवाज़ में बोला, जो अपने टेबल से कार्डलेस उठाकर अब कहीं कॉल कर रहा था। आज उसकी गोद में अब भी रो रहा था, जबकि फरमान साहब और जाविया शाह भी खामोशी से अपनी जगह बैठे शहरियार साहब की तरफ मुतवज्जह हो गए थे।
महरूसा 2 सालों से मुल्तान में अपनी फूफी के पास थी। वो जब घर से गई थी आयस पैदा होने वाला था। मुझे अब तक आदि ने नहीं बताया है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से महरूसा घर से चली गई थी, मगर अब वो वापस आई है आयस की वजह से। आदि कुछ दिन पहले एक ज़मीन के सिलसिले में मुल्तान गया था, वहीं उसे इत्तेफाकिया तौर पर मार्केट में आयस मिल गया। महरूसा के कज़िन वगैरह के साथ अपने साथ उसकी इस हद तक मुमालसलत पर वो उसका पीछा करता हुआ महरूसा की फूफी के घर तक चला गया। तभी महरूसा और उसके कज़िन ने उसे देख लिया और फिर उसके 2 दिन बाद ही आयस को महरूसा के कज़िन के चचाजाद भाई ने किडनैप करके अपने दोस्त को बेच दिया और महरूसा आदि पर शक करते हुए यहाँ लाहौर आ गई। शहरियार साहब ने हल्की आवाज़ में सारी सच्चाई रेहान शाह और हाशिम को बता दी, जबकि उससे पहले वो जाविया शाह और फरमान साहब को सब कुछ बता चुके थे। हाशिम और रेहान शाह हैरान से सब कुछ खामोशी से सुन रहे थे। देखा डैड, मैं आपसे पहले ही ना कहता था कि ज़रूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वरना महरूसा जैसी लड़की कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती थी। आई एम श्योर कि वो मुल्तान में भी अपनी मर्जी से नहीं गई होगी, कोई ना कोई वजह होगी उसके पीछे। हाशिम ने धीमी आवाज़ में जाविया शाह से कहा था, जो उसकी बात सुनकर खामोशी से असबात में सरिलाने लगे थे। मगर शहरियार, तुमने आदि से पूछा नहीं कि महरूसा आखिर घर छोड़कर गई क्यों थी? बताया नहीं उसने? रेहान शाह ने शहरियार साहब से पूछा था। वो अभी कुछ नहीं बता रहा रेहान, मैंने उससे पूछा, मगर उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। कह रहा है कि जब तक महरूसा के मुजरिमों को पकड़े कर नहीं कुछ नहीं बताएगा। शहरियार साहब गहरी सांस लेकर बोले, और हाशिम, तुम भी अभी किसी से इस बारे में जिक्र ना करना। अनाया से तो बिल्कुल भी नहीं। शहरियार साहब ने हाशिम को मना कर दिया था, जिस पर खामोशी से इस बात में सरिलाने लगा। उन्हें एक दूसरे से हल्की आवाज़ में बातें करता देखा आदि अब दोबारा उनकी तरफ नहीं गया था, बल्कि आयस के साथ खेलता दोबारा अपनी चेयर पर जा बैठा और हालिब, रकीम और फ़हीम भी दोबारा उसके सामने जा बैठे और अब आयस की ज़ुबान में उससे बातें कर रहे थे, जो उनकी बातें समझ कम रहा था और मुँह ज़्यादा बसोर रहा था। तभी रायमा आयस के लिए काफ़ी सारी चॉकलेट्स के डिब्बे लिए अंदर आई। सर, ये बेबी के लिए चॉकलेट्स आपने मंगवाई थी? रायमा ने डिब्बे आयस के आगे रख दिए थे, जिन पर वो फ़ौरन झपट पड़ा। फरकत और रायका का भाई है इस मामले में, रकीम ने तासुब से सर हिलाया। नहीं, एंजल का बेटा इस मामले में, उससे भी मीठे का बेहद शौक है। आदि ने एक बड़ी सी चॉकलेट का रैपर फाड़ कर आयस के हाथ में थमाते हुए कहा, जिसने झपट कर बाप से चॉकलेट लेते मुंह में डाल ली थी। जबकि महरूसा के जिक्र पर आदि के चेहरे पर फैली नरमी और होंठों की जानदार मुस्कुराहट पर वो तीनों एक दूसरे को देखते हुए खामोश हो गए थे। आज मुराद हाउस में दावत का एहतमाम नहायत शानदार तरीके से किया गया। सुबह से पूरे घर में अफरा तफरी का सा माहौल था। सबसे ज़्यादा हाला बौखलाई हुई इधर से उधर घूम रही थी। एक साथ चार बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उनके सर पर अचानक आ पड़ी और इसके लिए तैयारी का वक्त भी बहुत थोड़ा सा था और शादी के फंक्शंस तो अभी शुरू भी नहीं हुए थे। आज की दावत ने ही उन्हें घन चक्कर बना डाला था। अपनी तरफ से बेटियों के ससुराल वालों की खातिर मदरात में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए खाने से लेकर सारे इंतजामात उन्होंने नौकरों के सर पर खड़े होकर करवाए। हलीमा भी और रोहा ने भी आज अपनी पसंद की कुछ पाकिस्तानी और अरबी डिशेस खानसमा के साथ मिलकर तैयार करवाई थी। सफ़ीन बेटा, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, 8 बज गए हैं, मेहमान बस आते ही होंगे। और सुनो ज़रा, तुम और सनम एक बार जाकर आयशा को भी देख लो, वो रात से कमरे में बंद पड़ी है, इससे कहूँ कि जल्दी से तैयार हो जाए। हाला सफ़ीन और आयशा के मुश्तरका रूम में चली आई थी, जहाँ सफ़ीन ड्रेसिंग के शीशे के आगे अपने गले में पहने उस लॉकेट पर हाथ फेरती हुई गुमसुम सी खड़ी थी। हाला की आवाज़ पर चौंक कर पलटी। जी मम्मा, मैं जाती हूँ। और माँ को तसल्ली देती हुई आयशा के रूम की तरफ बढ़ी, जो रात से अकेली दूसरे रूम में बंद थी। ये वही रूम था जहाँ कल रात महरूसा आदि मिले थे। सफ़ीन ने आयशा के रूम का गेट नॉक किया था। आयशा, दरवाज़ा खोलो। सफ़ीन ने आवाज़ दी थी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आयशा, प्लीज़ ओपन द डोर। क्यों परेशान कर रही हो तुम? प्लीज़ मेरी खातिर ही सही, दरवाज़ा खोलो। सफ़ीन ने दोबारा दरवाज़ा नॉक किया था। तभी आयशा ने झटके से दरवाज़ा खोला। उसकी सूजी हुई आंखें बहुत देर से रोने की चुगली खा रही थी, बल्कि शायद वो रात को सोई भी नहीं थी। सफ़ीन जानबूझकर उसकी टूटी बिखरी शिकस्ता हालत को नज़रअंदाज करती अंदर चली आई। थैंक गॉड आयशा कि तुमने गेट खोल दिया। 8 बज रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी करो, मुझे भी तैयार होना है। सनम और महरूसा तो शायद तैयार होने भी चली गई। आयशा से मसरूफ़ से अंदाज में बोलती सफ़ीन का हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ मोड़ा। कैसे कैसे कर सकती हो तुम उस शख्स से इतनी खुशी खुशी शादी? सफ़ी, ये वही हालिब शाह है ना जिसने तुम्हारे साथ वो सब किया था? इतनी जल्दी भूल गई कि तुम्हारे साथ क्या करके कनाडा से यहाँ भाग कर चला आया है?
हालिब शाह जैसा शख्स संसार करने के काबिल सफ़ी, इज्जत देने के नहीं। उस शख्स कदमों की खाक है, उसे सर का ताज मत बनाओ। मना कर दो इस शादी से। मैं वादा करती हूँ कि उस शख्स का वो हाल करूँगी कि ना वो मर पाएगा ना जी पाएगा। वो तड़पेगा ज़िंदगी भर, पछताएगा अपने किए पर। उसे तुम्हारे कदमों पर गिरकर तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसका हशर तो मैं पहले ही बहुत बुरा करती, मगर ये स्टूपिड फहिम बीच में आ गया। मगर अब उसे भी अच्छी तरह सबक सिखा दिया मैंने। अब बारी हालिब शाह की है, उसे भी मैं। इस सब से क्या होगा आयशा? सफ़ीन की ठहरी हुई आवाज़ पर आयशा ने हैरत से उसका पुरसुकून चेहरा देखा था। क्या मतलब क्या होगा? उससे उसके किए की सज़ा नहीं देनी चाहती तुम? आयशा ने उसके चेहरे पर नज़र जमा कर पूछा था। उसे सज़ा देकर क्या मैं वक्त को वापस मोड़ सकती हूँ? क्या दोबारा उन लम्हात की कैद से बाहर निकल सकती हूँ जब हालिब शाह ने मुझसे मेरा निस्वानी गुरूर छीन कर मुझे मौत से बदतरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया? नहीं आयशा, अब मैं मरकर भी दोबारा अपनी ज़िंदगी की उस तुल्ख सच्चाई को नहीं बदल सकती कि हालिब शाह मेरा शोहर है। और उससे अलग हो भी जाऊं तो भी अपने इस दागदार वजूद के साथ मैं किसी और की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। मैंने सब कुछ पापा को बता दिया था आयशा, और ये पापा का ही फैसला है। वो इस वक्त सनम की वजह से बहुत परेशान है और मैं अपनी वजह से उन्हें मज़ीद कोई दुख नहीं देना चाहती। सफ़ीन आयशा को जवाब देती जाने के लिए पलट ही रही थी कि आयशा की तमस्कराना आवाज़ पर अपनी जगह रुक गई। तो सीधा सा कहो ना कि तुम उस हालिब शाह के शहर से आज तक बाहर नहीं निकली हो। वो शख्स आज भी तुम्हारे दिल में बसता है, तुम आज भी उसकी असीर हो। आयशा की तंज़िया आवाज़ पर सफ़ीन मुस्कुराती हुई वापस पलटी थी। हाँ, वो मेरे दिल में आज भी अव्वल रोज़ की तरह बसता है। मेरे दिल की धड़कनें आज भी उसके नाम का वर्द करती है। वो मेरे लिए आज भी सांसों की तरह ज़रूरी है। मैं आज भी उसे बेहद बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ, मगर आयशा किसी भी आम लड़की की तरह मेरे लिए इज़्ज़त मोहब्बत से पहले की तरजीह है। और शख्स ने जो कुछ मेरे साथ किया, उसने मेरे दिल में मौजूद उसकी मोहब्बत को एक तरफ समेट कर रख दिया है। अब मेरे दिल व दिमाग में हालिब शाह के लिए जो एहसास है वो मेरी मोहब्बत पर हावी है। मैं नहीं भूली हूँ आयशा, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। इज़्ज़त की वो चादर जो उसने मेरे सर से खींचकर तार तार कर दी थी, अब दोबारा वही शख्स दोबारा मेरे बरहना वजूद को अपनी इज़्ज़त की चादर से ढकेगा भी। और उसने जो कुछ मुझसे छीना है उसका एहसास मैं उसे लम्हा लम्हा दिलाऊंगी, मगर इस तरह कि वो खुद भी तड़पेगा, इसी तरह तड़पेगा जैसे मैं तड़पी थी। मैं हालिब शाह को अपने सामने पसपा करना चाहती हूँ, उसे अपने घुटनों पर झुकाने के साथ उसके गुस्से और उसकी अना को भी अपने सामने झुकाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार काफ़ी है। मोहब्बत करता रहो मुझसे, बेतहद बेतहाशा मोहब्बत। बहुत ज़ाम है उसे अपने जज्बों पर। उसकी इसी मोहब्बत को मैं उसके लिए सज़ा बनाऊंगी। उससे बड़ा हसारा क्या होगा उस शख्स के लिए जब वो मुझे पाकर भी नहीं पा सकेगा। मैं उसके सामने मौजूद होंगी, मगर फिर भी वो मुझसे दूर सदियों की दूरी पर खड़ा होगा। मजबूर कर दूंगी उसे मैं। मुझसे मोहब्बत का तलबगार है ना वो। इसी मोहब्बत को मैं उसके लिए शजर ममनुआ बना दूंगी, तरसा दूंगी उसे अपने लिए, अपनी मोहब्बत के लिए इतना मजबूर कर दूंगी कि वो मेरे कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगेगा। तभी उसकी आंखों में बसी उस मोहब्बत को देखकर मेरे दिल में लगी आग ठंडी होगी। सफ़ीन बोलने पर आई तो बोलती चली गई और अपनी बात कहकर रुकी नहीं थी। झटके से मुड़कर दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई, जबकि पीछे खड़ी आयशा गुस्से से बंद दरवाजे को देखती रह गई। वो गुस्से भरी रूम से बाहर आई थी। अब उसका रुख अपने और सनम के मुश्तरका रूम की तरफ था। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। यहाँ के खुटे हुए माहौल में अब उसका सांस लेना भी महाल हो रहा था। घर में जो ये ड्रामा चल रहा था और उसकी बर्दाश्त के बाहर होता जा था। वो ना तो फ़हीम की फैमिली से मिलना चाहती थी और ना ही पापा की बात मानकर खामोशी से सर झुकाते हुए इस छिछोरे से शादी करना चाहती थी। इसीलिए उसे जल्दी से जल्द यहाँ से जाना था। उसकी प्लानिंग कंप्लीट थी। आशिर से उसकी सारी बात कल ही हो गई थी। उसने अब तक उसका बहुत साथ दिया था, अब बस उसे आशिर से आखिरी मदद दरकार थी। और इस बार भी आशिर ने आयशा को मायूस नहीं किया था। यहाँ से निकलकर किसी होटल में रुकने का रिस्क नहीं ले सकती थी। यही बात जब उसने आशिर से की थी तो उसने आयशा के सामने झट से उसके इस मसले का हल भी पेश कर दिया था। आशिर की जान पहचान की एक भरोसेमंद फैमिली यहाँ लाहौर में थी। आयशा को उसने पूरी तसल्ली दी थी कि उसके कनाडा रवानगी तक वो उन लोगों के साथ रह सकती है। सुबह से वो लगातार आशिर के साथ फ़ोन पर कांटेक्ट में थी। उसने उस फैमिली का पूरा एड्रेस वगैरह ले लिया था। उसे बस यहाँ से चुपचाप निकलने के लिए सही मौके का इंतज़ार था। उसने सोचा था कि वो रात की तन्हाई में खामोशी से घर से भाग जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा, मगर इस वक्त सफ़ीन के रवैये ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया और वो बिना सोचे समझे अपने रूम से निकलकर सनम के रूम में चली आई थी।
उसे फ़हीम के घर वालों से आने से पहले यहाँ से निकलना था, इसलिए उसे जो भी करना था तेज़ी से करना था। रूम में महरूसा सनम नक से तैयार आईने में अपना जायज़ा ले रही थी। बेबी पिंक कलर की लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में बड़ा सा बेबी पिंक दुपट्टा गले में डाले महरूसा ने अपने लंबे बालों को पोनी में कैद कर लिया था। साथ ही हल्के पिंक मेकअप में वो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया जैसी लग रही थी। और उसके साथ खड़ी सनम ने भी लाइट पिच कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था। फ्रॉक पर मरून कलर की बहुत नफीस एम्ब्रॉयडरी थी, साथ ही मरून पिच कॉम्बिनेशन का बड़ा सा दुपट्टा, छोटे छोटे मरून स्टोन्स की चौड़ी पट्टी लगी हुई थी। अपने लंबे बालों को दोनों तरफ से पिनों से हाफ सेट करके बाकी के बालों को पुश्त पर खुला छोड़ रखा था। साथ ही हल्का सा मेकअप के बिलाशुबा वो दोनों 8 परियों सी हसीन लग रही थी। आयशा सर झटक अंदर चली आई। अब उन दोनों को यहाँ से हटाने के लिए बहाना बनाना पड़ेगा। क्या कहूँ इनसे, उफ, आयशा सोचती हुई महरूसा के पास आई। तैयार हो गई हो तुम? जल्दी से जाओ यहाँ से, मुझे भी रेडी होना है, आयशा ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कदरे गुस्से से कहा, जिस पर महरूसा और सनम ने एक दूसरे को देखते हुए खामोशी से बाहर का रास्ता लिया था। क्योंकि वो दोनों महरूसा से शदीद नाराज़ थी तो इसलिए उसे बिना जवाब दिए बाहर की तरफ बढ़ गई थी। ओह शुक्र है, आयशा ने जल्दी से जाकर गेट लॉक किया और एक ब्लैक और मरून कॉम्बिनेशन का फ्रॉक निकाल कर पहन लिया जो परसों ही वो खरीद कर लाई थी। साथ ही हल्के फुल्के मेकअप के साथ उसने जल्दी जल्दी बालों में ब्रश चलाकर उन्हें कैचर में जकड़ लिया। फिर वो अलमारी से अपना बैग निकाल कर उसमें अपना सामान रखने लगी। तेज़ी से बैग में ज़रूरी चीज़ें रखकर उसने अपना पासपोर्ट लेने के लिए जैसे ही लॉकर खोला तो उसमें सनम का पासपोर्ट तो मौजूद था, मगर उसका पासपोर्ट गायब था। आयशा ने पूरा लॉकर खाली करके देख लिया, साथ साथ सनम का पूरा बैग भी छान लिया, मगर उसका पासपोर्ट कहीं नहीं था। फिर उसने गुस्से से पूरी अलमारी छान मारी, मगर उस पासपोर्ट होता तो मिलता। उसने झुंझलाते अपना बैग घसीटा था और अपने रूम में ले गई। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? क्या करूँ? सनम से पूछूं, मगर वो पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी? आयशा बेचैनी से अपने रूम में इधर से उधर टहलती हुई दोबारा से रूम से बाहर निकल गई। अब वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे जा रही थी। सामने लाउंज में सनम, महरूसा और गिरेनी एक दूसरे से बातें कर रही थी। हाला किचन में थी, जबकि सुहेब साहब और सब लोग अपने अपने रूम में थे और सफ़ीन भी शायद तैयार हो रही थी। सनम ज़रा इधर आओ, मुझे काम है तुमसे, आयशा ने सनम को इशारे से बुलाया। क्या काम है आयशा, बता दो यहीं। सनम उठकर जाना नहीं चाहती थी। इधर आओगी तो बताऊंगी ना, आयशा ने उसे आंखें दिखाकर जोर से कहा। उफ, इस लड़की की गुंडागर्दी। सनम खामोशी से उठकर उसके पास चली आई। सीधी तरह बताओ मेरा पासपोर्ट कहाँ है, बिना सवाल जवाब के, बिल्कुल सच सच बताओ। आयशा ने डायरेक्ट पूछना मुनासिब समझा था। सफ़ीन ले गई मुझसे क्योंकि डैड ने मांगा था, सनम ने भी सीधा जवाब दिया था। और कुछ? सनम ने पूछा था। आयशा फौरन ही पलट गई थी। अब वो ग्राउंड फ्लोर पर बने डैड के रूम की तरफ जा रही थी। आज इस रूम में वो पहली बार आई थी। वो खाली था, शायद डैड अंदर वॉशरूम में थे। वो जल्दी से उनके वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सामने उसका पासपोर्ट कुछ पेपर्स के नीचे दबा पड़ा था। आयशा ने जल्दी पासपोर्ट खींचकर निकाला और जिस तरह रूम में आई थी उसी तरह तेज़ी से बाहर निकल गई। अब पूरा लाउंज खाली पड़ा था, यानी महरूसा और सनम भी अपने रूम्स में चली गई थी। गिरेनी और रूहा भी मौजूद नहीं थी। आयशा इत्मीनान से चलती अपने रूम में वापस आ गई। सब हो गया, यही सही मौका है चुपचाप यहाँ से निकलने का। आई एम सॉरी पापा, मुझे अफसोस है कि मैं आपके हुक्म अदूली कर रही हूँ, मगर मैं क्या करूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। मैं कभी भी उस फ़हीम से शादी नहीं करूँगी, किसी भी कीमत पर नहीं, और आप कभी भी मेरी बात मानकर अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैं जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आयशा ज़रीले बड़बड़ाती हुई अपना बैग घसीट कर नीचे उतर आई और सीढ़ियों से नीचे अपना बैग रख दिया। पापा के मेहमान और उसके बहनों समेत उसके सो कॉल्ड ससुराल वाले अभी नहीं पहुंचे थे। थमसकर से सोचती हुई धीरे धीरे कदम उठाती घर के बैरूनी गेट को खोलकर बाहर की तरफ गई थी, मगर मेन गेट पर आज चौकीदार भी मुस्तैद खड़ा था। उस चौकीदार को देखकर दोबारा पलट आई और बेचैनी से सीढ़ियों के पास टहलते हुए बाहर निकलने की कोई तरकीब सोचने लगी। आयशा बीबी, क्या हुआ, यहाँ क्यों टहल रही? हलीमा बी की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी थी। कुछ नहीं गिरेनी, और बस मैं यूं ही यहाँ टहल रही थी। आयशा घबराहट में हिकलाकर बोलती हुई फीके से अंदाज मुस्कुराई थी। तभी गिरेनी की नज़र उसके पीछे रखे बैग पर पड़ी। आयशा बीबी, ये बैग किसका है और यहाँ क्या कर रहा है? गिरेनी की जीरक निगाहों ने बैग के साथ आयशा की घबराहट को देखते मिनटों में पूरा मामला भांप लिया। नहीं आयशा बीबी नहीं, मैं ये सब करने नहीं दूंगी आपको। आप जा रही है ना, वो भी किसी को बिना बताए? मैं आपको यहाँ से ऐसे जाने नहीं दूंगी। वो आयशा को बाजू से पकड़कर गुस्से से बोली थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है गिरेनी, मैं उस शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती। पापा जज्बात और जल्दबाजी में कुछ नहीं समझ रहे, मेरी कोई भी बात सुनने पर राजी नहीं है, मगर आप तो मेरी बात समझे। वो शख्स फ़हीम दुरानी बहुत बुरा है गिरेनी। नबीला की शादी में उसने मुझे धोखे से किडनैप कर लिया और पूरी रात रस्सियों से बांध कर रखा था। फिर मुझे
मुझ पर चूहे और कॉकरोच फेंके, जोर ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई गिरनी, वो भी इसीलिए कि उसके बदतमीज़ी करने पर मैंने नबीला की मायों वाले दिन उसे थप्पड़ मार दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मुझे किडनैप कर लिया। अगर मैं उससे माफ़ी नहीं मांगती तो अपनी अना की तस्कीन के लिए मुझे उसी तरह न जाने कब तक बांध कर रखता। बहुत बुरा है गिरनी, बहुत बुरा है। वो और उसका वो दोस्त जिसे पापा ने सफ़ीन के लिए पसंद किया है। आप जानते गिरनी, वो शख्स कनाडा में ज़बरदस्ती सफ़ीन की इज्जत लूट कर यहाँ पाकिस्तान भाग कर आया था। पापा बिल्कुल गलत फैसला करे गिरनी। उस पिराम की डर से वो जल्दबाजी में इन बेहुदा बदकिरदार लड़कों के साथ हमारी शादी करवा रहे और मेरी बेवकूफ़ बहनें पापा की खुशी के लिए खामोशी से अपना सर झुकाकर खुद को कुर्बान कर रही है। मगर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। प्लीज़ गिरनी, मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज़ मुझे जाने दे। मैं सनान भाई के पास कनाडा जा रही हूँ, कुछ भी गलत या उल्टा सीधा नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ यहाँ से निकलने मेरी मदद करें। आपने हमारी तरबियत की है ना, आप भरोसा करें मुझ पर। मैं सीधी कनाडा जाऊँगी, सनान भाई के पास मुझे जाने दे। मुझे बुज़दिलों की तरह खुदकुशी करने वाले लोग जहर लगते हैं गिरनी, लेकिन अगर मेरी शादी उस फहम से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, जान ले लूँगी अपनी। अगर आप नहीं चाहती कि मैं हराम मौत मरूँ तो आपको मेरी कसम, प्लीज़ मेरी मदद करें। हलीमा भी जो आयशा के किडनैपिंग और सफ़ीन के रेप वाली बात पर शशदर सी खड़ी आयशा को सुन रही थी। आयशा ने आखिरी बात कहते हुए उन्हें दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोर डाला था। साथ ही उसकी खुदकुशी की धमकी और कसम ने उन्हें बुरी तरह बेबस कर दिया। ये क्या कर रही है आप आयशा बीबी? खुदा के लिए ऐसा सोचिए कभी मत। मरे आपके दुश्मन, ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आप एक काम करें, आप यहाँ से पिछले लॉन में निकल जाए। पिछले दरवाजे पर लॉक लगा है जिसे खोलकर आप आसानी से बाहर निकल जाएगी। चाबियाँ किचन में हैं, आप रुके, मैं आपको लाकर देती हूँ। जल्दी जल्दी बोलती हलीमा ने साकित सी खड़ी आयशा पर ध्यान ही नहीं दिया था, जो पथराई नज़रों से उनके पीछे उसी वक्त आकर खड़े हुए दो लोगों को देख रही थी। उसे यूं ही साकित खड़ा देखकर हलीमा बी ने चौंकते हुए उसकी नज़रों के ताक़ुब में पलट कर देखा था और अपने बिल्कुल पीछे खड़े ज़ैद मुराद और ज़ोहेब मुराद को देखकर बिल्कुल शशदर रह गई थी। वाह हलीमा आपा, वाह, आपने क्या खूब हक अदा किया हमारे नमक का। क्या सिला दिया है आपने उस अपनेपन का जो हम आज तक आपको देते रहे हैं। क्या करने जा रही थी आप? इस नाअकीबत अंदेश बदतमीज़ लड़की को यहाँ से भागने में मदद दे रही थी, जो खुद को अपने बड़ों से ज़्यादा अक्लमंद और दूर अंदेश समझती है, जैसे ये तक नहीं पता कि इस सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले शख्स का ये सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ रही, बल्कि अपने हाथों से ये उसके दिल में बसी अपनी मोहब्बत और उस मान को ख़त्म कर रही है जो वो उस पर शुरू से करता आया है। आप उसको घर से भगा रही थी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इसकी जगह आरफा होती और ज़ोहेब और मेरी जगह आप होती और कोई आरफा को भी इसी तरह घर से भागने में मदद देता तो आपके दिल पर क्या गुजरती। बहुत बुरा किया आपा आपने। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेहमानों के आने से पहले अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। मज़ीद आपको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ैद साहब, जो हलीमा बी की हरकत पर बुरी तरह मुश्तइल थे, अब एक मिनट भी उन्हें यहाँ देखने के कायल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। जबकि ज़ैद साहब की ज़ुबान से अदा हुए ये जुमले सुनकर हलीमा बी की आंखें भीग गई। वो शर्मिंदगी से जैसे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। उन्हें यूं बेबसी से रोता देखकर ज़ोहेब साहब ने जल्दी से आके बढ़कर हलीमा बी को अपने साथ लगाया और आयशा भी हड़बड़ाकर होश में आई थी। ये क्या करें भाईजान आप? हलीमा आपा कहाँ जाएगी इस वक्त जवान बच्चे के साथ? प्लीज़ ऐसे मत कहें। ज़ोहेब मुराद ने अपने साथ लगकर रोती हलीमा बी को अफसोस से देखा था, जो दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी। ये सच था कि गुस्सा उन्हें भी आया था हलीमा बी की बात सुनकर, मगर वो फिर भी उन्हें घर से जाने की नहीं कह सकते थे। नहीं ज़ोहेब, हलीमा आपा ने हमारे भरोसे, हमारे एतमाद, हमारे यकीन को तोड़ा है और किसी इंसान पर से एक बार भरोसा उठ जाए तो दोबारा नहीं किया जा सकता। ज़ैद मुराद बरहमी से बोले थे। तभी सफ़ीन, सनम और महरूसा भी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई और आरफा के साथ हाला भी किचन से निकलकर ज़ैद साहब की ऊंची आवाज़ सुनकर हॉल पार करती दूसरे पोर्शन में चली आई, जहां हलीमा बेगम को ज़ोहेब साहब के कंधे से लगे आंसू बहाता देखकर वो सब हैरत से साकित रह गई थी। गिरनी कहीं नहीं जाएगी, घर से भाग मैं रही थी, उनकी गलती नहीं है। मैंने उन्हें कसम देकर मजबूर किया था अपनी मदद के लिए, समझे आप मिस्टर ज़ैद मुराद। आयशा धीरे धीरे चलती ज़ैद मुराद के सामने आ खड़ी हुई थी और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जिस पर उन्होंने शदीद तैश के आलम ने अपना हाथ उठाया था, मगर फिर लब भींचकर खुद पर जब्त का पहरा बिठाते हुए हाथ नीचे कर लिया था। नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं आयशा, जानती हो क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हारी शक्ल में अपने बदआमाल अपने सामने मुजस्सम खड़े देख रहा हूँ। तुम वो एहसान फरामोश लड़की हो जिसने साबित कर दिया कि खून का असर परवरिश पर भी सबकत ले जाता है। जब मुझ समेत, यानी तुम्हारे सगे बाप समेत तुम सारी दुनिया ने तुम्हें अपने जूते की नोक पर रखकर ठुकरा दिया ना था ना, तब ये इंसान, ये मेरा भाई आया था जिसने तुम्हें, तुम जैसी दुनिया की ठुकराई हुई लड़की को अपने कलेजे से लगाया था। मैंने, तुम्हारे सगे बाप ने तुम्हें जब
मनहूस समझ कर धुतकार दिया था ना, अपने घर, अपनी बीवी और अपने बच्ची के पास फटकने तक को मना कर दिया था, तब मेरे इस भाई और उसकी इस नेक सीरत बीवी ने तुम्हें अपने बच्चों से बढ़कर अपना समझते अपने घर में पनाह दी थी, अपने परों में छुपा कर रखा था, तुम्हारे लिए एक दुनिया से लड़ा था, यहाँ तक कि मुझसे अपने भाई से भी लड़ बैठा था कि कोई मेरी आशा को मनहूस ना कहे। जब तुम अपनी नानी के पास रहती थी उस वक्त भी मैंने पलटकर कभी खबर तक नहीं ली थी तुम्हारी, ये भी नहीं देखा कि तुम जिंदा भी हो या मर गई, मगर ये मेरा भाई हर हफ्ते तुम्हारी खैरियत के लिए फ़ोन करता था, पैसे भेजता था कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। तुम्हारी नानी के इंतकाल के बाद ये तुम्हें मेरी शदीद मुखालिफत के बावजूद कनाडा लाया था, तुम्हारी बेहतरीन परवरिश की, अपनी बेटियों के साथ तुम्हें रखा, सोने का निवाला खिलाया, बेहतरीन तरबियत की, आला से आला तालीम दिलवाई, तुम्हें कभी भतीजी नहीं समझा, हमेशा सनम और सफ़ीन से बढ़कर तुम्हें प्यार दिया, आज़ादी दी। अरे इतने एहसानात किए हैं इसने तुम पर कि तुम्हारी पूरी ज़ात उसके एहसानों के बोझ तले दबी हुई है, मकरूज़ हो तुम उसकी। आज तुम फ़ख्र व गुरूर से सर उठाकर जिस पर एतमाद अंदाज में सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करती हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की वजह से। इतना सब करने के बाद आज अगर ये तुमसे सूली पर चढ़ने की भी कहता है तो तुम्हें हंसते हंसते अपने आप को उसके हुक्म पर कुर्बान कर देना चाहिए था, उसके एक इशारे पर तुम्हें लब्बैक कहना चाहिए था। मगर तुमने क्या किया, तुमने क्या किया आयशा जैद मुराद? तुम आज इसी फरिश्ता सिफत शख्स के फैसले के खिलाफ जाकर उसकी इज्जत को अपने पैरों तले कुचल कर घर से भाग रही थी। इतनी खुदगर्जी, इतनी नमक हरामी, क्यों? आखिर क्यों आयशा? ज़ोहैब साहब ने तुम्हारे लिए तब कुछ गलत नहीं होने दिया जब तुम्हें सही गलत में फ़र्क करने की तमीज़ भी नहीं थी, तो अब तुम्हारे बाशऊर होने के बाद ये तुम्हारे लिए कैसे कोई गलत फैसला ले सकता है? बोलो कैसे? कैसे सोचा तुमने कि तुम्हारे इस पापा का फैसला गलत है? क्या तुम्हारे साथ फ़हीम ने इतना ही बुरा किया है जितना हालिब सफ़ीन के साथ कर चुका है? लेकिन फिर भी सफ़ीन अपने बाप के हुक्म पर सर झुकाकर खामोशी से उसकी रज़ा में राज़ी हो गई, मगर तुमने आज अपनी इस हरकत से साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरी औलाद हो, बेहिस, खुदगर्ज़, मफाद परस्त और एहसान फरामोश। वो देखो दरवाज़ा खुला है तुम्हारे लिए, तुम अगर अब भी इस रिश्ते को ठुकरा कर वापस कनाडा जाना चाहती हो तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। जैद साहब का सांस इतनी ही सी देर में बुरी तरह फूल चुका था, जबकि हलीमा भी अपने आंसू साफ करती ज़ोहैब साहब से कब अलग होकर अपने रूम में गई। ज़ोहैब साहब को होश ही नहीं था, वो तो फटी फटी आंखों से जैद मुराद को देख रहे थे, जिन्होंने आयशा को आज उनकी मोहब्बत, उनके एहसानात इस तरह से गिनवाए थे जैसे वो उनकी बेटी नहीं, वाकई कोई गैर लड़की थी। कि उनका खुदा जानता था कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों महरूसा और आयशा को हमेशा अपनी जान से बढ़कर करीब और अपना माना था। उन्होंने उन दोनों को बेटी कहा और समझा नहीं था, बल्कि उनकी बेटियां थी। और साकित व मुंजमिद तो आयशा भी रह गई, वो गुम थी। आज पहली बार उसके बाप ने उसे मुखातिब किया था, और क्या खूब किया था। उन्होंने उसे सच का आईना दिखाया था, और इतना करीब से दिखाया था कि उसमें उसकी करिया सूरत बिल्कुल साफ साफ और वाज़ेह नज़र आ रही थी। इस आईने में झिलमिलाता उसका अक्स इतना बदसूरत और भयानक था कि आयशा अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। तभी उसे अपने कंधे पर एक नरम गरम मेहरबान सा लम्स महसूस हुआ। आयशा, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं मिस्टर दुर्रानी को मना कर दूंगी। बेटा तुम बस परेशान मत हो। धीरे धीरे उसे अपने गले लगाकर बोलती हुई उसकी मेहरबान ममा हाला थी, जो अब भी भीगी आंखों से अपने साथ लगाए थपक रही थी। नहीं ममा, मैं राज़ी हूँ, मैं फ़हीम से शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पापा की दी हुई ज़ुबान का पास रखूँगी, उनका सर किसी के सामने नहीं झुकने दूंगी, आयशा ने खुद को कहते सुना था। तभी बाहर से ज़ोरदार अंदाज में बजते हॉर्न की आवाज़ पर वो सब चौंके थे। वादे के मुताबिक वो लंच टाइम में आयस को लेकर घर पहुंच गया था, जो रास्ते में ही आदि की गोद में सो चुका था। हलीमा आंटी भी मुल्तान से आ चुकी थी। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ तो तीनों लाउंज में बैठे एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। अस्सलाम वालेकुम। वो आरफा, महरूसा और हलीमा बी को सलाम करता हुआ आयस को कंधे से लगाए सोफ़े पर महरूसा के पास ही बैठ गया। आरफा सोफ़े पर दराज हलीमा बी के पैरों की तरफ सामने वाले सोफ़े पर बैठी थी। हलीमा बी की सफ़र करने से तबीयत ख़राब हो जाती थी, अब भी उन्हें हल्की हल्की हरारत महसूस हो रही थी। तभी वो स्टेशन से घर आते यहीं सोफ़े पर ही लेट गई, लेकिन आदि को आते देखकर वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई, जबकि जानबूझकर अपने पास बैठते इस जिस शख्स को महरूसा ने बुरी तरह घूर कर देखा, जो दूसरे खाली पड़े सिंगल सोफ़े पर बैठने के बजाय उसके पास घुसकर बैठ गया था। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, माशाल्लाह हो बहू, मेरे आयस का चेहरा लिए घूमते हो बेटा, आज 2 सालों बाद देखा तुम्हें। और ये क्या, मेरा बच्चा सो गया? कितना बेचैन था मेरा दिल इससे मिलने के लिए। नानी अम्मा को याद भी करता था, ये कि नहीं।
आदिल बेटा, ये सो गया है तो गोद में उठाकर क्यों बैठे हो? लिटा दो उसे, थक जाओगे। इस तरह उसे लिए बैठे रहोगे तो? हलीमा बीवी ने निकाहत भरी आवाज़ में आयस को थपकते आदि से कहा। नहीं नहीं आंटी, ठीक है, मैं उसे अपने रूम में ले जाता हूँ। और क्या हुआ, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही? आदि ने हलीमा बी का कुमलाया चेहरा देखकर कहा। आदिल भाई, अम्मा की सफ़र में हमेशा तबीयत खराब हो जाती है, अब भी उन्हें बुखार हो रहा है। आरफा ने फिक्रमंदी से माँ का चेहरा देखते हुए कहा। अरे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं आरफा? कॉल कर देती मुझे, मैं डॉक्टर को भेज देता। अच्छा रुके, मैं बुला लेता हूँ डॉक्टर को। और आंटी, आप यूँ बेआराम क्यों बैठी हैं? आरफा उन्हें अंदर रूम में ले जाए, तब तक मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर को। आदि फौरन आयस को लिए उठ खड़ा हुआ और अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकालने लगा। अरे अरे रुकिए आदिल भाई, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैंने नजमा से बुखार की दवाई ले ली थी और अम्मा को खिला भी दी, अब काफ़ी फ़र्क है। हाँ बस मैं उन्हें अंदर रूम में ले जाऊँगी अभी। हम लोग आपके और आयस के इंतज़ार में बैठे थे, अम्मा को आयस की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए यहाँ बैठकर आप दोनों का इंतज़ार कर रही थी। आरफा ने मुस्कुराते वजाहत दी। ओके, मगर बुखार ना उतरे तो मुझे तभी बता दीजिएगा आरफा। और आंटी आप भी, मैं ज़रा आयस को अंदर लिटाकर फ्रेश हो लूँ, फिर आकर खाना खाते। आप नजमा से बोले खाना डाइनिंग टेबल पर लगाए, मैं अंजल को भी वहीं ले आऊँगा। आदि आयस को लिए उठ खड़ा हुआ और आरफा भी इस बात में सरिलाती नजमा को खाना डाइनिंग रूम में लगाने का कहने किचन में चली गई। इस दौरान महरूसा जो बिल्कुल खामोश बैठी आरफा और आदि की बातें सुन रही थी, आदि की आखिरी बात पर भड़क उठी। मैं आरफा के साथ चली जाऊंगी, तुम्हें जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा मेरे साथ हमदर्दी ना जताया करो, अपने काम से काम रखो। वो आदि को घूरते बोली, जो उसकी बात का बिना बुरा मनाए इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराता हुआ आयस को लेकर बाहर निकल गया। जबकि हलीमा भी महरूसा के चेहरे पर नजरें टिकाए खामोशी से उसके बरहम तासुरात का जायजा ले रही थी। महरूसा के चेहरे पर शोहर के लिए दूर दूर तक गुस्सा और बेजारी फैली हुई थी। आदि आयस को लेकर जा भी चुका था, मगर महरूसा के चेहरे के बिगड़े जाविये दुरुस्त नहीं हुए थे। माही बीबी, क्या बात है, किस बात का गुस्सा है? और आदिल बेटा, शोहर है आपके, उनसे इस लहजे में बात करना आपको जेब नहीं देता। मैंने या हला भाभी ने आपको ये तो नहीं सिखाया था। हलीमा बी को माही की बदतमीजी पसंद नहीं आई थी, इसलिए उस सख्त लहजे में महरूसा से बोली थी, जिस पर महरूसा ने हैरान होकर उन्हें देखा था। गिरेनी, ये आप कह रही है, सब कुछ जानते हुए आप ये कह रही है? क्या आपको पता नहीं कि ये शख्स अपनी माँ से बड़ा गुनहगार है? मेरा इसकी माँ ने जो किया मुझसे नफरत की बिना पर किया, मगर इसने मोहब्बत की आड़ लेकर धूल झोंकी है मेरी आंखों में। 2 साल इसने मुझे इस तरह भुलाए रखा जैसे मैं उसके घर से ही नहीं, इस दुनिया से चली गई हूँ। और अब जब मैं खुद चलकर उसके सामने आ खड़ी हुई तो अब मुझसे हमदर्दी और अपनापन जताकर बेवकूफ़ बना रहा है, मगर वो भूल गया कि मैं 2 साल पहले वाली डरी सहमी बेवकूफ़ सी महरूसा नहीं, जिसे वो दोबारा से बेवकूफ़ बना सके। महरूसा गुस्से से नाक फुलाकर बोली थी, जिस पर गिरनी गहरा सांस लेती अपने घुटनों पर हाथ रखती उठ खड़ी हुई और महरूसा के करीब बैठकर उसको अपने साथ लगा लिया। माही बीबी, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, ना पहले थी। हाँ, मासूम वो सादा होने के साथ नादान ज़रूर है, पहले भी थी और आज भी है। आप बस तस्वीर का एक ही रुख देख कर गुस्सा कर रही है। आपने ये देख लिया कि आदिल बेटा आपको ढूंढने नहीं आ पाए, मगर वो आपके शोहर होने के साथ एक बेटे भी थे। अगर आप जानती है, एक मर्द के कंधों पर शादी के बाद दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। उसकी ज़ात अपनी बीवी और घर वालों के बीच फंस कर रह जाती है। उसे दोनों तरफ से तवाज़न रखना पड़ता है, अपने घर वालों को भी देखना होता है, बीवी को भी। कई सारे मर्द तो इस तवाज़न को बरकरार भी नहीं रख पाते। वो या तो घर वालों के लिए हद से बढ़कर हिस्सास होते हैं, बीवी के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते, या फिर घर वालों को नज़रअंदाज करके बीवी के होकर रह जाते हैं। बहुत कम मर्द बीवी और अपने घर वालों के दरमियान इंसाफ कर पाते, और आपके हिस्से में जो मर्द आया है वो इन्हीं कुछ मर्दों में से है, जो बीवी के साथ अपने घर वालों को भी साथ लेकर चलते हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ, आदिल बेटा उससे अनजान थे। सब आरफा मुझे बता चुकी है। मैं जान चुकी हूँ कि आपने आदिल बेटे को सब बता दिया, मगर माही बीबी, आपने एक बार भी सोचा कि आपके जाने के बाद उनके ऊपर क्या क़यामत गुजरी होगी? क्या आपने उनसे एक बार भी जानने की कोशिश की आपके पीछे यहाँ क्या हालात रहे? या आपने किसी से पूछा आपकी सास ने आपको धोखे से बेटे से अलग किया था? ये बात आप जानती थी। आदि बेटा नहीं, फिर कैसे वो आपको ढूंढने की कोशिश करते? उन्होंने आपके उस खत को अपनी आंखों से पढ़ा था, जिसमें आपने लिखा था कि आप अपनी मर्जी से अपने दोस्त के साथ कनाडा जा रही है और आपको ढूंढने की कोशिश ना की जाए, तो फिर कैसे वो आपको ढूंढने जाते? जाहिर है वो ऐसी कोई कोशिश भी करते तो उनकी माँ उन्हें ऐसा करने नहीं देती, क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किलों से आपको आदिल बेटे से अलग किया था, तो कैसे वो उन्हें आसानी से आप तक पहुँचने देती? ये तो नसीब के चक्कर ने आपको दोबारा उन तक पहुँचा दिया, वरना आप लोग न जाने कब तक यूं ही एक दूसरे से अलग रहते।
और आप किस्मत वाली है माही बीबी के आपको खुदा ने एक नायाब मर्द अता किया है जिसने 2 सालों में आपकी गैर मौजूदगी के बावजूद ना तो दूसरी शादी की और ना ही आपसे एक दफ़ा भी ये पूछा कि आप 2 साल कहाँ और किसके साथ गुजार कर आई है। वो आपसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करते जितनी पहले करते थे, वरना कोई भी मर्द इतना बासर्फ नहीं होता। यहाँ तो एक रात बाहर गुजारने वाली लड़की को माशरा कबूल नहीं करता, आप तो 2 साल बाहर गुजार कर आई है। उसके बाद भी आप समेत आपके बेटे को आदिल बेटे ने दिलो जान से ना सिर्फ कबूल किया बल्कि आपकी नफ़रत को भी वो मुसलसल बर्दाश्त कर रहे। आपके लिए ये शुक्र का मुकाम होना चाहिए। आप अपने इस रब का जितना भी शुक्र अदा करे कम है माही बीबी के उसने आपको ऐसा शोहर अता किया, इसीलिए उसकी नाकदरी ना करे और अपना रवैया उनके साथ दुरुस्त करे। अग्रेनी अपने दई महरूसा को समझाकर उठ खड़ी हुई थी, जो उनकी बातों के जवाब में एक लफ्ज़ नहीं बोली बल्कि खामोश और गुमसुम सी फर्श को घूरते हुए उनके एक एक लफ्ज़ को बगौर सुन रही थी। उसने तो इस सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसे तो 2 सालों से बस इसी बात का गुस्सा था कि आदि ने उसे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके बारे में तो सोचा ही नहीं कि आदि ने ये 2 साल यहाँ किस तरह और किन हालात में गुजारे थे। वो आज उसकी मोहब्बत को उसकी चालाकी समझ रही थी, लेकिन आज गिरनी ने उसकी सोचों का रुख मोड़ दिया था। तो उसे याद आया कि 2 साल बाद जब वो उस दिन आदि के शोरूम में उससे मिली थी तो उसने एक बार भी उससे नहीं पूछा था कि वो पिछले 2 साल से कहाँ थी। उल्टा फ़हीम के नाज़िबा अल्फाज पर उसने फ़हीम को बरहम होकर थप्पड़ खींच मारा था। अभी वो अपनी सोचों में ही गुम थी कि तभी उसे अपनी कमर के गिर्द किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। उसने चौंक कर अपने बाएं तरफ खड़े आदि को देखा, जो एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता सोफे से उठाकर खड़ा कर चुका था। न जाने कब उसके पास आ खड़ा हुआ, सोचों में गुम महरूसा महसूस ही नहीं कर पाई। और अब वो एक हाथ से उसकी कमर से पकड़े, उसका दूसरा हाथ अपने हाथों में थामे उसे लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जबकि महरूसा हैरान परेशान सी उसकी सूरत देखती उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, जो खामोशी से उसे अपने साथ लिए आगे जा रहा था। वो जानता था कि महरूसा उसे घूर रही है, मगर वो उसे नज़रअंदाज किए एहतियात से उसे सीढ़ियाँ तय करवाता अपने साथ डाइनिंग टेबल तक ले आया और सेंट्रल चेयर के दाएं तरफ वाली चेयर पर ला बिठाया। उसे हैरत भी हो रही थी कि बिना किसी एहतजाज के वो उसके साथ खामोशी से कैसे चली आई, मगर आदि के लिए ये भी बहुत था कि वो खामोशी से उसके साथ आ गई थी। गिरनी और आरफा पहले ही डाइनिंग टेबल पर उसके सामने रखी चेयर्स पर बैठी थी। हलीमा आंटी, किसी किस्म का तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये घर आपकी बेटी का है, इसीलिए किसी भी तरह की शर्म नहीं चलेगी। आदि ने हाथ पर हाथ रखे बैठी हलीमा बी से कहा। उसकी बात पर आरफा ने मुस्कुराते माँ की प्लेट में खाना निकालना शुरू कर दिया। आदि ने भी रोज़ की तरह पहले महरूसा की प्लेट में खाना डाला। उसके झुंझलाने चिढ़ने के बावजूद भी उसने मामूल नहीं बदला था, और ये तो उसकी 2 साल पुरानी आदत थी। महरूसा को याद था कि शादी के अगले दिन ही सुबह नाश्ते के दौरान आदि ने ये ट्रेंड शुरू किया था। उसके बाद से तो उसने इतनी संजीदगी से इस आदत को अपनाया था कि घर की डाइनिंग टेबल हो या किसी दूसरे के घर उनकी दावत हो, वो खुद से पहले महरूसा की प्लेट में खाना डालता था। कई बार महरूसा ने झिझकते उसे टोका भी मत, मगर उसने ना पहले कभी उसकी बात मानते हुए अपनी आदत तर्क की थी और ना ही अब वो उसकी सुनता था। हालांकि महरूसा कई बार अच्छी तरह उसकी बेइज्जती भी कर चुकी थी, मगर बार बार उसकी बेइज्जती सहने और डांट खाने के बावजूद भी वो उसकी नहीं सुनता था। एंजल, खाना क्यों नहीं खा रही? क्या पसंद नहीं आया? आदि की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर होश में आई थी और अपनी प्लेट में देखा। सालन उसकी प्लेट में यूं ही रखा था और महरूसा का तोड़ा होने वाला भी सालन में अभी तक पड़ा हुआ था। नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप सब खाएं। महरूसा अपनी प्लेट पीछे खिसकाती बोली। एक तो आज गिरनी की पसंद पर आरफा ने भिंडी की सब्जी, साथ ही आलू गोश्त का सालन और सादे ज़ीरे वाले चावल बनवाए थे। उनमें से एक भी चीज़ महरूसा को पसंद नहीं थी। ना वो भिंडी खाती थी, ना आलू गोश्त और ना ही सादे ज़ीरे के चावल। आरफा को भी पता था कि उसे इस तरह का खाना कुछ खास पसंद नहीं था, मगर महरूसा ने उससे कहा था कि वो यही खा लेगी, उसके लिए वो किसी किस्म का तरद्दुद ना करे। मगर अब खाना सामने आते ही उसका दिल उचाट हो गया। वो जानती थी कि आदि समेत आरफा और गिरनी की भी नज़रें उसी पर टिकी है, मगर वो बेबस थी। उसकी व्हीलचेयर भी यहाँ नहीं थी ताकि फ़ौरन यहाँ से निकल कर जा सकती, इसीलिए सर झुकाकर खामोशी से बैठी थी और गुस्से से अपने पैर को देखा था। कितनी बेबस हो गई थी वो कि मर्जी से चल फिर भी नहीं सकती थी। उसका गुस्सा बेबसी में ढलकर आंसुओं की सूरत उसकी आंखों से बह निकला, जिसे उसने दुपट्टे से फ़ौरन साफ कर लिया। माही बीबी, क्या हुआ? आप रो रही हैं? आरफा की आवाज़ पर गिरनी ने भी सर उठाकर महरूसा को देखा था, जबकि आदि की खामोश नज़रें तो कब से अपनी एंजल पर जमी थी। कुछ नहीं आरफा, शायद सालन का हाथ आंख पर लग गया। महरूसा ने अपनी आवाज़ को नॉर्मल करने की हतमल मकदूर कोशिश की थी। अच्छा रुके, मैं पानी लाती हूँ। आरफा अपनी चेयर खिसका कर उठी थी। अरे नहीं आरफा, बैठो तुम। सही है, अब तुम खाना खाओ।
महरुसा ने आरफा को रोक दिया था, जबकि आदि अब भी उसे देख रहा था। माही बीबी, खाना तो खाए ना, इस बार गिरनी ने कहा। मेरा मन नहीं है गिरनी, मैंने नाश्ता लेट किया था। महरुसा ने मुस्कुराकर उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। हाँ लेट किया था अम्मा, और जानती है कि कितना हैवी नाश्ता किया। एक बॉयल के साथ 1 कप चाय ली थी। आरफा मुंह बनाकर बोली। माही बीबी, खाने से लापरवाही दोबारा से शुरू कर दिया आपने। मैं आपकी दवाई ले आई हूँ, आज से दवा लेना शुरू कर दे, पता है ना, फिर दर्द शुरू हो जाएगा टांग में आपके। कितने दिन तो हो गए दवाई छोड़े हुए, मगर आज से लेना शुरू कर दे और खाने वगैरह का ध्यान रखे अपने। हलीमा भी ने भी महरुसा को डपटते हुए कहा था, जिस पर वो खामोशी से इस बात में सरिला गई। फिर सबने खामोशी से खाना खाया, सिवाय महरुसा और आदि के। खाने के बाद आदि दोबारा से महरुसा को सहारा देते हुए अपने साथ उसके रूम में ले गया था। आज रूम में सो रहा है, उसे मैं यही ले आता हूँ, आप भी तब तक रेस्ट करें, मुझे अभी दोबारा ऑफिस के लिए निकलना है। एंड वेट। आदि उसे बेड पर बिठाता हुआ बोला और मुड़कर साइड टेबल की निचली दराज से एक पैकशुदा डब्बा निकाल कर लाया। एंजल, ये फ़ोन आपके लिए लाया हूँ मैं, और ये सिम कार्ड भी है, और ये यहाँ साइड में डायरी रखी है, उसमें सारे नंबर्स और वाईफाई पासवर्ड भी लिखा हुआ है। आदि ने साइड टेबल पर रखी डायरी की तरफ इशारा किया। मुझे सब नहीं चाहिए, उठा कर ले जाए सब यहाँ से, सर्द मुँह से बोली थी और बैकग्राउंड से टेक लगा ली। आपको नहीं है, मगर मुझे ज़रूरत है, आयस को ज़रूरत है। फ़ोन से शौक से खेलता है वो, जब आपको परेशान करे तो आप उसमें बिज़ी कर दे, या खुद बोर हो तो भी उसे यूज़ कर सकती है, अपनी बहनों से बात कर सकती है। और मेरी एंजल, हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं होता, रहम किया करे अपनी नन्ही सी जान पर। आदि ने झुककर शरारत से उसकी नाक खींची, जिस पर महरुसा ने घूर कर उसकी बेतकल्लुफ़ी मुलाहिजा की, मगर बोली कुछ नहीं कि अभी तक गिरनी की बातें जहन में गूंज रही थी। चले मैं चलता हूँ, टेक केयर। अरे हाँ, आयस को ले आऊँ? वो खामोश बैठी महरुसा से बोलता हुआ रूम से बाहर निकला था और बेसुध सोए अपने बेटे को उठाकर महरुसा के रूम में लिटाया। फिर लाउंज से गुजरते अपनी शर्ट के आस्तीने फोल्ड करता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया, जहाँ नजमा और आरफा खड़ी बातें कर रही थी। उन दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। उसे किचन में आता देखकर वो दोनों हैरान रह गई थी। सब कुछ चाहिए? नजमा ने उससे पूछा। हाँ नजमा, चाइनीज़ का सामान निकाल कर यहाँ काउंटर पर रखो और फिर से चिकन निकाल कर दो, आदि ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। नजमा इस बात में सर हिलाती फ़ौरन उसके हुक्म पर अमल पैरा हो गई। खैरियत आदिल भाई, किसके लिए चाइनीज़ बनाया जा रहा है? भूख लगी है क्या आपको? लाए मैं बना दूँ? आरफा ने अपनी खिदमत पेश की। नहीं आरफा, मैं बना लूँगा, बस आपसे एक फेवर चाहिए, मैं खाना तैयार कर लूँ तो आप ये एंजल को खिला दीजिएगा अपने सामने, और हाँ, मेरा नाम ना लीजिएगा वरना एक निवाला नहीं लेगी वो। आदि ने तेज़ी से कटिंग बोर्ड पर खटाखट सब्जियां काटते हुए आरफा से कहा, जो हैरत से मुंह खोले आदि को नफासत और तेज़ी से सब्जियां काटते देख रही थी। आदिल भाई, आपको कुकिंग अभी आती है? वाह, वैसे बना क्या रहे आप? अब वो चिकन को सिंक के नल के नीचे खड़ा धो रहा था। चिकन चिल्ली विद फ्राइड राइस, एंजल का फेवरेट चाइनीज़ फूड। आदि ने मुस्कुराते हुए आरफा से कहा। आदिल भाई, आपको तो माही बीबी की पसंद नापसंद सब पता है। आरफा मुतासिर होती बोली। आरफा जी, आपकी माही बीबी की आपकी कज़िन होने के अलावा मेरी बीवी भी होती है, आदि ने मुस्कुराते लहजे में कहा, जिस पर आरफा भी धीरे से मुस्कुरा दी। फिर 1 घंटे के अंदर उसने महरुसा का पसंदीदा चाइनीज़ फूड बनाकर ट्रे सेट करके आरफा को थमाई। आरफा, ये खाना आपने बनाया है और मैं ऑफिस जा चुका हूँ, इसलिए एंजल को खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल आपने इतनी मेहनत जो की है, आदि ने किचन से निकलती आरफा से कहा, जो उसकी बात समझकर मुस्कुराई थी और इस बात में सरिलाती बाहर निकल गई, जबकि आदि खुद भी मुस्कुराता उसके पीछे किचन से निकला। आरफा अब अपने और महरुसा के मुश्तरका रूम में जा रही थी, जब उसकी पुश्त पर एक सरसरी सी नज़र डालकर वो एक गहरी पुरसुकून सांस खारिज करता हुआ घर से बाहर निकल गया। माही बीबी, मैंने आपकी पसंद का चाइनीज़ फूड तैयार किया है। मुझे पता है आपने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि आज आपकी पसंद का कुछ नहीं बना था, तो जल्दी से खा कर बताए कैसा बनाए। बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठी महरुसा ने आरफा की आवाज़ पर चौंक कर आंखें खोली, जो ट्रे उसके सामने रखे बेड पर ही उसके सामने बैठ गई थी। खा कर बताए ना कैसा बना है। आरफा की चहकती आवाज़ पर महरुसा ने मुस्कुराते ट्रे में रखा खाना अपनी प्लेट में डाला था। उसे वाकई बड़े ज़ोर की भूख लगी थी। उसने ट्रे से चम्मच उठाकर अपना चम्मच चावलों से भरकर पहला निवाला मुंह में डाला था और चौंक कर आरफा को देखा था। ये टेस्ट, वो इस टेस्ट को कैसे भूल सकती थी? लेकिन इस वक्त उसे इतनी शदीद भूख लगी थी कि वो आरफा को ये बात बताने के बिल्कुल मूड में नहीं थी कि वो जानती है कि ये खाना आरफा ने नहीं बल्कि उस ढिठ शख्स ने बनाया था।